ठीक है, तो शुरू करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। अगला टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन में, जो हमारा आखिरी टॉपिक भी है रिडॉक्स का। ठीक है, तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दो हमारे अलग अलग टाइप के वाटर होते हैं। इसमें बेसिकली फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, कि ऐसा नहीं कि हमारा हार्ड वाटर जो होता है आइस होता है, सॉफ्ट वाटर जो होता है हमारा लिक्विड होता है। बेसिकली सॉफ्ट वाटर क्या होता है, दोनों ही लिक्विड वाटर ही है। ऐसा वाटर सॉफ्ट वाटर होता है जो फोम प्रोड्यूस करता है अपॉन मिक्सिंग ऑफ सोप। मतलब सॉफ्ट पानी है, सॉफ्ट पानी मतलब ऐसा पानी जिसमें हम अगर सोप मिक्स कर दें तो हमारा क्या फोम प्रोड्यूस करेगा, यानी कि सिंपल झाग प्रोड्यूस करेगा, या फिर अच्छी भाषा में बोलो तो लेदर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लेदर नहीं है, चमड़े वाली बात नहीं हो रही है, लेदर मतलब फोम झाग वाली बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसा पानी जिसमें सोप मिक्स कर दो तो वो लेदर प्रोड्यूस कर देगा, वो सॉफ्ट वाटर। और अगर हमारा हार्ड वाटर की बात करें तो हार्ड वाटर मतलब ऐसा पानी जो फोम नहीं प्रोड्यूस करेगा, यानी कि लेदर नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर सोप के साथ फोम या लेदर नहीं प्रोड्यूस करेगा। क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि उसमें ज़रूर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होगा, या तो कैल्शियम का आयन होगा या मैग्नीशियम का आयन होगा, या दोनों के आयन प्रेजेंट होंगे उस पानी में। ठीक है, इतनी बात समझो। तो सॉफ्ट वाटर क्या, ऐसा पानी जो सोप मिक्स करोगे तो फोम या लेदर प्रोड्यूस करेगा, और हार्ड वाटर मतलब जो सोप मिक्स करोगे तो फोम या लेदर प्रोड्यूस नहीं करेगा। इतनी बात दिमाग में सेट करो। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हार्ड वाटर में या तो कैल्शियम का आयन या फिर मैग्नीशियम का आयन दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब सॉफ्ट वाटर में ऐसा क्या था, सॉफ्ट वाटर में ऐसा क्या था या क्या नहीं था जिसकी वजह से सोप पिलाने पे फोम हो गया प्रोड्यूस, और हार्ड वाटर में ऐसी क्या गड़बड़ थी या क्या चीज़ अलग थी जिसकी वजह से सोप मिलाने पे फोम प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो हमें समझ में आ गया, हार्ड वाटर में हमारे कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन होगा या दोनों होगा, जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ आ रही है, जिसकी वजह से फोम प्रोड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन देखते हैं कि फोम प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस सोप में क्या होता है। तो हमारा फोम प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है किसमें, सोप में। वो क्या होता है, सोडियम स्टेरेट होता है। ठीक है, सोडियम स्टेरेट। ठीक है, हो सकता है सुनाओ इसका, अगर मैं केमिकल फार्मूला बोलूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो क्या होगा, C17H35COO Na। ठीक है, बेसिकली सोडियम स्टेरेट क्या है, अपना एक सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट है जिसमें कैटायन क्या है, सोडियम है, और ये हमारा एनायन है। कार्बोक्सिलेट क्या है, हमारा एनायन है। ठीक है, अगर वैसे तोड़ो तो इस तरीके से Na+, और ये हमारा एनायन स्टेरेट। एनायन बेसिकली जो स्टेरेट एनायन है, स्टेरेट आयन है, वो रिस्पॉन्सिबल है टू टू प्रोड्यूस फोम। ठीक है, और नॉर्मल सॉफ्ट पानी में क्या होता है, सॉफ्ट पानी में हमारी कोई दिक्कत नहीं होती है, हम सोप मिलाते हैं, स्टेरेटाइन होता है, स्टेरेटाइन सोप में स्टेरेटाइन प्रोड्यूस होता है, पानी जब मिलाते हैं स्टेरेटाइन प्रोड्यूस होता है, वो फोम प्रोड्यूस कर देता है, सॉफ्ट पानी में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन हार्ड वाटर में ऐसा क्या हो गया, तो लिखो, बट इन हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड पानी में क्या हो गया, हार्ड में ये दिक्कत हुई कि जो हमारा ये था स्टेरेटाइन अब भी प्रोड्यूस हुआ, सोप मिलाया उसके साथ तो स्टेरेटाइन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, स्टेरेटाइन प्रोड्यूस हुआ तो, लेकिन क्या होगा, स्टेरेटाइन के साथ साथ हमारे क्या थे हार्ड वाटर में, कैल्शियम मैग्नीशियम या दोनों के सॉल्ट थे। बेसिकली कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस थे प्रेजेंट। ठीक है, तो कैल्शियम आयन जो होगा या फिर मैग्नीशियम आयन जो होगा, ठीक है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब पानी में घुला हुआ होना चाहिए। सॉल्युबल सॉल्ट्स अगर होंगे कैल्शियम मैग्नीशियम के तो वो कैल्शियम आयन दे देंगे, अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे तो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन नहीं होंगे। मतलब बेसिकली हमारे पास फ्री स्टेट में कैल्शियम मैग्नीशियम आयन आने चाहिए, और वो कब आएंगे, जब हार्ड वाटर में हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, या कैल्शियम के सॉल्ट या मैग्नीशियम के सॉल्ट या दोनों के सॉल्ट किस फॉर्म में होंगे, सॉल्युबल फॉर्म में होंगे, तब हमारे पास फ्री कैल्शियम मैग्नीशियम आएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम इस स्टेरेट आयन को क्या कर देगा, स्टेरेट आयन को बेसिकली पानी से हटा देगा। स्टेरेट आयन को पानी से हटा के क्या प्रेसिपिटेट बना देगा, कैल्शियम इन सब के साथ क्या पीपीटी बना देगा, इनको बिठा देगा। ठीक है, नीचे बिठा देगा, सेटल डाउन करा देगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ने क्या करा, स्टेरेट आयन को अपना फोम प्रोड्यूसिंग एक्शन करने नहीं दिया, और क्या करा, उनको उसको अपने साथ मिला के प्रेसिपिटेट बना के नीचे बैठा दिया, बेसिकली पानी से अलग कर दिया एक तरीके से। ठीक है, पानी से अलग कर दिया, तो पानी के साथ घुला हुआ था, पानी के साथ घुला हुआ था, फोम बना था, लेकिन इसने क्या करा, इसको एक तरीके से हटा दिया पानी से और प्रेसिपिटेट बना के नीचे बिठा दिया।
ठीक है, यानी कि कैल्शियम जो मैग्नी अब ये जो प्रेसिपिटेट बना है किसका बना, कैल्शियम स्टीरेट या फिर मैग्नीशियम स्टीरेट। स्टीरेट एनायन था तो जैसे कि हमारे क्या था, सोडियम स्टीरेट था, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट किसका बना, या तो कैल्शियम स्टीरेट बना होगा या फिर मैग्नीशियम स्टीरेट बना होगा, दोनों प्रेजेंट होंगे तो दोनों का बनेगा। और क्या होता है, अब हमारा सोडियम स्टीरेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट में क्या फ़र्क हो गया, ठीक है, बहुत फ़र्क हो गया, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट हमारे प्रेसिपिटेट होते हैं, लेकिन बाकी कैटायंस के जो स्टीरेट होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, और वो वाटर में सॉल्युबल होंगे तो कि अगर अगर बाकी कैटायन और बाकी कोई कैटायन होगा वो प्रेजेंट होगा तो उनके स्टीरेट बने, अगर उनके स्टीरेट बने, या देखिए सपोज पोटेशियम प्रेजेंट है तो पोटेशियम स्टीरेट बनेगा, पोटेशियम स्टीरेट बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पोटेशियम स्टीरेट पीपीटी नहीं है ना तो बैठेगा नहीं, पीपीटी नहीं है तो बैठेगा नहीं, तो पोटेशियम स्टीरेट क्या पानी में घुला रहेगा, यानी कि वाटर इनसॉल्युबल नहीं है तो पानी में घुला रहेगा, तो यानी कि फिर से वो क्या स्टेरिटाइन दे देगा, और स्टेरिटाइन दे देगा तो हमारा फिर से फोम प्रोड्यूस हो जाएगा। तो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही जो हमारे स्टेरेट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही जो हमारे स्टेरेट होते हैं वो पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेट बनाते हैं। बाकी कैटायंस के स्टेरेट पानी में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं तो हमारे एनायन प्रोड्यूस होगा, एनायन प्रोड्यूस होगा तो हमारा क्या बेसिकली स्टेरेट एनायन प्रोड्यूस होगा तो मतलब झाग प्रोड्यूस होगा, झाग प्रोड्यूस होगा मतलब पीपीटी नहीं बनेगा, पीपीटी नहीं बनेगा तो मतलब फोम प्रोड्यूस हो रहा है, फोम प्रोड्यूस हो रहा है मतलब हार्ड वाटर नहीं सॉफ्ट वाटर है। बताओ, बताओ, कोई दिक्कत, ठीक है, तो इतनी बात अपने को समझ में आई, ठीक है। अब इतनी बात अपने को समझ में आई तो एक बात और देखते हैं। तो बेसिकली जब हार्ड वाटर था, हार्ड वाटर ने क्या करा, हार्ड वाटर ने फोम नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये जो स्टेरेट आयन जो फोम के लिए रिस्पॉन्सिबल था इसका क्या बन गया, पीपीटी बन गया, पीपीटी बन गया तो आ नहीं पाया, आ नहीं पाया तो फोम नहीं बन पाया, तो क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया। इस प्रेसिपिटेट को क्या बोलते हैं, इस प्रेसिपिटेट को कई बार प्रेसिपिटेट बोल देते हैं, स्कम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर हार्ड वाटर, ठीक है, यही जो हमारा प्रेसिपिटेट था किसका, कैल्शियम स्टीरेट या फिर मैग्नीशियम स्टीरेट का, तो हार्ड वाटर ने क्या बना लिया सोप के साथ, फोम नहीं बनाया बल्कि इसकी जगह स्कम बना लिया, या फिर वही प्रेसिपिटेट बना लिया। प्रेसिपिटेट या स्कम किसका है, कैल्शियम स्टीरेट या फिर मैग्नीशियम स्टीरेट है, किसके साथ बना है, सोप के साथ, ठीक है। तो ये वन लाइनर्स भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है। और ये प्रेसिपिटेट किसका बना, ये भी चाहो तो लिख लो, ये जो प्रेसिपिटेट बनेगा ये बनेगा अपना कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम स्टीरेट का, ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताओ हमारे नहाने के लिए कौन सा पानी ठीक है, सॉफ्ट पानी की हार्ड पानी, हमारे नहाने के लिए कौन सा पानी ठीक है, सॉफ्ट पानी ठीक है, ठीक है। अगर हम नहाने में हार्ड पानी यूज़ करने लगे तो हमारा तो भाई झाग बनेगा ही नहीं, झाग बनेगा ही नहीं तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे डेली रूटीन लाइफ के लिए जो पानी हमारे काम में आता है वो कौन सा आता है, वो आता है हमारा सॉफ्ट पानी। तो हार्ड वाटर हमारा नहाने के लिए भी ठीक नहीं है, हार्ड वाटर हमारा कपड़े धोने के लिए भी ठीक नहीं है, लॉन्ड्री वगैरह जो करते हैं अपनी खुद, उनको पता रहता है, जो अपने कपड़े खुद हाथ से धोते हैं उनको पता रहता है कि फोम बनता है, आप बनाते हो फोम उसमें मेहनत करके, ठीक है। तो वो सॉफ्ट पानी से ही बन सकता है, तो हार्ड वाटर अनसूटेबल है, लॉन्ड्री के लिए भी हार्ड वाटर अनसूटेबल है, बेदिंग के लिए भी, रूटीन लाइफ के लिए भी, ठीक है। बॉयलर्स वगैरह होते हैं उसके लिए भी हार्मफुल होता है, ठीक है, वहाँ पे बेसिकली सॉल्ट डिपोजिशन हो जाता है, तो उस वजह से मतलब अगर हार्ड वाटर लिया तो उसका वही प्रेसिपिटेट डिपोजिशन हो जाएगा तो उसमें एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो बॉयलर्स वगैरह के भी हमारा क्या हार्मफुल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जनरल बात थी हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के बारे में, इसके यूजेस फ्यूजेस वो सब इनऑर्गेनिक वगैरह में आता है, वो सब चीज़ अपने को उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, और आगे क्या देखते हैं कि हमारी जो हार्डनेस है,
ठीक है। हार्ड वाटर में हार्डनेस है, वो किसकी वजह से थी? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से थी। अब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन कैसे आएंगे? ऐसे इंडिविजुअल थोड़ी प्रेजेंट होंगे, अपने सॉल्ट प्रेजेंट होंगे उनके। और अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को फ्री स्टेट में आना है हार्ड पानी में, तो फ्री स्टेट में कब आएंगे? जब उनके वाटर सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे हम। अगर वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट ले लिए तो उसमें ट्रैप्ड होंगे मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन नहीं आ पाएंगे फ्री स्टेट में। तो ये वाला कैसे होगा? प्रेसिपिटेट बना ही नहीं पाएंगे, और प्रेसिपिटेट बना ही नहीं पाएंगे तो हार्ड वाटर किस बात का? तो हार्ड वाटर की बात कर रहे हैं। तो हार्ड वाटर में ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, ठीक है, ये जो कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, ये कैसे प्रोवाइड होंगे? कहाँ से प्रोवाइड होंगे? दे आर प्रोवाइडेड बाय देयर वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? बाइकार्बोनेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, और सल्फेट्स होते हैं। ये तीन सॉल्ट जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तीनों वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो अगर ये तीनों में से कोई भी है प्रेजेंट, ठीक है, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट, चाहे कैल्शियम का चाहे मैग्नीशियम का, वो सब वाटर सॉल्युबल होगा, यानी कि फ्री कैल्शियम मैग्नीशियम आयन देगा। तो वो सब किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होगा? हार्ड वाटर का पार्ट होगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि दैट इज, हमारे पास कौन कौन से सॉल्ट हो गए? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और कौन से? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है। ये जो हमारे 6 टाइप के सॉल्ट हो गए, ये जो हमारे 6 सॉल्ट हो गए, ये अगर वाटर में प्रेजेंट है, इनमें से कोई एक भी प्रेजेंट है, तो ऐसा हमारा कैसा वाटर कहलाएगा? हार्ड वाटर कहलाएगा। यानी कि ये कैसे सॉल्ट है? हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है। ठीक है। हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है। और क्यों हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, 6 के 6 वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। तो ये क्या पानी में फ्री कैल्शियम मैग्नीशियम आयन देंगे, जो कि स्टेरेट आयन के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम स्टेरेट बना लेंगे। यानी कि अगर सोप डालेंगे तो उसका जो स्टीरेट आयन है वो फोम प्रोड्यूस ना करके क्या पीपीटी या स्कम प्रोड्यूस कर देगा, जो कि किसका होगा? कैल्शियम स्टीरेट या फिर मैग्नीशियम स्टीरेट का होगा। ठीक है। और वो कभी हो पाया जब वाटर सॉल्युबल सॉल्ट डाले और फ्री कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन आ पाए। अगर वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट डाल दिया, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया, तो वो हार्ड वाटर का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो फ्री कैल्शियम आयन दे ही नहीं पा रहा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है। और कैल्शियम कार्बोनेट अगर वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होता, तो हमने घर में जो मार्बल इंडस्ट्री वाले हैं, इनका पूरा धंधा बंद हो जाता। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट ही है। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि कोई भी है, कैल्शियम ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, कोई भी है, सारे वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये सारे आयंस में नहीं टूटेंगे। आयंस में नहीं टूटेंगे तो फ्री कैल्शियम मैग्नीशियम आयन नहीं आएगा। सोप मिलाने पे स्टेरेट आयन के साथ ही प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे। तो एक, अगर कभी भी इस टाइप के कोई और कैल्शियम के या मैग्नीशियम के सॉल्ट है, तो वो सब किसका पार्ट होगा? वो सब सॉफ्ट वाटर का पार्ट होगा। और इन 6 में से कोई भी एक सॉल्ट भी अगर प्रेजेंट है हमारे पानी में, तो वाटर कैसा कहलाएगा? हार्ड कहलाएगा। ठीक है। बताओ, कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। कोई दिक्कत? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि if in a water sample, if, या if मत बोलो, ऐसे बोलो, in a water sample if any of the, if any, if ऐसे लिखो, if at least any
one of the above 6 salts is present, then the water is hard। ठीक है, तो अगर इन 6 में से कोई एक भी सॉल्ट प्रेजेंट हो पानी में तो वाटर कैसा कहलाएगा? हार्ड वाटर कहलाएगा। ठीक, तो हार्ड वाटर पहचान लोगे, इन 6 में से अगर एक भी सॉल्ट प्रेजेंट है तो वाटर हार्ड है, और नहीं है तो वाटर सॉफ्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये तो अपनी बेसिक थ्योरी थी। अब जो मेन चीज़ हमारे को फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़नी है वो है डिग्री ऑफ हार्डनेस। ठीक है, ठीक है। डिग्री ऑफ हार्डनेस पढ़ने से पहले हम चाहे तो टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ठीक है, डिग्री ऑफ हार्डनेस पढ़ने से पहले एक जो इनऑर्गेनिक में ही पढ़ी जाती है टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो हार्ड पानी है, हार्ड पानी में 6 सॉल्ट प्रेजेंट है। अब इनमें हार्ड पानी को ही, हार्ड पानी में 6 सॉल्ट हैं, अब इन्हीं को ही हम हार्ड वाटर को ही दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्ड पानी, और एक टेम्परेरी हार्ड पानी। ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस में क्या फ़र्क है? ठीक है, क्या टेम्परेरी हार्डनेस को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट में बदल सकते हैं, आसानी से उसकी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। आसानी से मतलब फिजिकल मेथड से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, जैसे बॉयल करके हम टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं, उस हार्ड पानी को सॉफ्ट में बदल सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस का ये मतलब नहीं है कि हम उसको कभी भी सॉफ्ट कर ही नहीं सकते, हम उसकी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड्स जैसे कि बॉइलिंग हो गया, ऐसे फिजिकल मेथड से हम उसकी हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए हमें स्पेशल केमिकल मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे जिससे हम उसकी हार्डनेस को हटा पाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेरी हार्डनेस क्या है हमारी? टेम्परेरी हार्डनेस ये है कि दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक हीटिंग या बॉइलिंग। ठीक है, चाहो तो बॉइलिंग लिख लो, हीटिंग भी वही मतलब है। ठीक है, हीटिंग ही रहने दो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, हीटिंग या बॉइलिंग ब्रैकेट में लिख लो, चाहो तो बॉइलिंग। ठीक है, तो टेम्परेरी हार्डनेस को हम सिंपल फिजिकल मेथड से रिमूव कर सकते हैं, केमिकल मेथड से तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसे फिजिकल मेथड से भी कर सकते हैं और केमिकल मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केमिकल मेथड से ही रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और जो ध्यान रखने वाली बात है कि जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो किन की वजह से है, वो हमारे बाइकार्बोनेट आयन की वजह से होती है। यानी कि चाहे कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, चाहे हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, चाहे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, ठीक है, या दोनों हो, ठीक है, इनकी वजह से क्या है, हमारी टेम्परेरी हार्डनेस होती है। तो हमारे हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट 6 थे। ठीक है, तो अगर पानी में इन 6 में से ये दोनों में से कोई प्रेजेंट है या दोनों प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे, उसे टेम्परेरी हार्ड वाटर कहेंगे, क्योंकि उसे, या टेम्परेरी हार्डनेस कहेंगे, क्योंकि उसे सिर्फ हम फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं, केमिकल मेथड से तो कर ही सकते हैं। ठीक है, और अगर जो बाकी वाले हैं, क्लोराइड हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे कैल्शियम का हो, चाहे मैग्नीशियम का हो, ठीक है, अगर ये पानी में प्रेजेंट है, ये इनमें से कोई एक या इनमें से कोई दो या कोई तीन या चारों के चारों ही प्रेजेंट है, तो उस पानी को क्या बोलेंगे, परमानेंट हार्ड वाटर बोलेंगे। यानी कि परमानेंट हार्डनेस है, यानी कि इसका क्या मतलब, उसको हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट बनाना है तो हम उसको फिजिकल मेथड से सॉफ्ट नहीं बना सकते, हमें उसके लिए स्पेशल केमिकल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, और कौन से, कैल्शियम क्लोराइड हो, चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड हो, चाहे कैल्शियम सल्फेट हो, चाहे मैग्नीशियम सल्फेट हो, चाहे इनका कोई कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो, ये अगर पानी में प्रेजेंट है तो हम परमानेंट हार्ड पानी बोलेंगे। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, इसी पे देख के, अगर कोई वाटर सैंपल है उसमें
कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, तो वो कैसे कहलाएगा? टेम्परेरी हार्ड वाटर की परमानेंट हार्ड वाटर? हार्ड तो है, ठीक है, लेकिन क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, तो टेम्परेरी हार्ड की परमानेंट हार्ड? परमानेंट हार्ड कहलाएगा बिल्कुल, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो टेम्परेरी हार्डनेस है, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस को तो हम रिमूव कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, तो वो तो टेम्परेरी हो गया, लेकिन उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड भी तो है, उसको तो हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड से ही कर सकते हैं, तो टेम्परेरी हार्डनेस जो है उसको तो हम केमिकल मेथड से भी कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड से ही कर सकते हैं। और अगर कोई वाटर सैंपल है उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों है, तो पूरी हार्डनेस हटाने के लिए आपको केमिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा, तो आपको कैसा पानी हो गया? परमानेंट हार्डनेस वाला पानी हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल बात हो गई। कोई इसमें लंबी चौड़ी बात है नहीं। ठीक है, चाहो तो आप ये बात लिख लो। ठीक है, क्या लिख लो कि परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस इज नॉट रिमूव्ड बाय फिजिकल मेथड्स। परमानेंट हार्डनेस को हम फिजिकल मेथड्स से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक कौन सा? अपना वही बॉइलिंग। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस हमारी परमानेंट हार्डनेस हो गई, तो अब हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं। अब हमारा जो है डिग्री ऑफ हार्डनेस, जो कि हमें मेन फिजिकल केमिस्ट्री में ही पढ़ना है। थोड़ा अपने इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा हार्डनेस और सॉफ्ट वाटर पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा टेम्परेरी हार्डनेस, और फिर अब हमने पढ़ा परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, ठीक, अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, जो हमारा मेन फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, वो है डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो अब अपने को चीज़ और सब अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि अब हमने बेसिक आइडिया लगा लिया हार्डनेस का। ठीक है, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या है? इट इज द मेजर ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स। हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स कौन थे अपने? छह। ठीक है, अब डिग्री ऑफ हार्डनेस ऐसे है, टेम्परेरी और परमानेंट के बेसिस पे डिफाइन नहीं है आपकी। डिग्री ऑफ हार्डनेस आपके टोटल वो छह सॉल्ट की वजह से हार्डनेस के हिसाब से डिफाइन है। टेम्परेरी और परमानेंट अलग है और डिग्री ऑफ हार्डनेस अलग है। डिग्री ऑफ हार्डनेस में आपके छह के छह सॉल्ट कंसिडर होंगे, तो जितने भी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट हैं, जो कि छह सॉल्ट थे अपने, चाहे टेम्परेरी चाहे परमानेंट वाले, उसका मेजर है कि कितने कितना किस अमाउंट में हमारी हार्डनेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट का मेजर है कि कितना पानी में, कितना मात्रा में, किस मात्रा में हमारे हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट प्रेजेंट है इन वाटर। ठीक है, और वो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट भले ही टेम्परेरी हो सकते हैं, भले ही परमानेंट हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, और इसको मेजर किस में करते हैं हम? पार्ट्स पर मिलियन में करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि पार्ट्स पर मिलियन क्या थी अपनी? पहले मैं लिखता हूँ, चलो पहले मैं इसका वो लिखता हूँ जो इसका। ठीक है, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस को हम डिनोट करते हैं एच से। चाहो तो इसे यहाँ लिख लो, डिग्री ऑफ हार्डनेस ब्रैकेट में लिख लो एच, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस को। क्या है? मास ऑफ CaCO3। CaCO3 कहाँ से आएगी ये समझेंगे। मास ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट टू ऑल हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट। ठीक है, बेसिकली इक्विवेलेंट मास लेते हैं CaCO3 का, इक्विवेलेंट टू ऑल हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट। इसका क्या मतलब है समझेंगे अभी, पहले लिख लो।
ठीक है, अपॉन में मास ऑफ, क्या लोगे, वाटर लोगे, जो पूरा अपना मास ऑफ हार्ड वाटर है। ठीक है, अब दोनों ऊपर भी सपोज ग्राम में ले रहे हो तो नीचे भी ग्राम में ले लोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 10⁶ से कर दोगे, जैसे हम पीपीएम में करते हैं। ठीक है, पीपीएम से बताऊंगा अभी, पीपीएम से कैसे हमने रिलेट करा है सब बताऊंगा अभी। ठीक है, पहले तो अपना फॉर्मूला हो गया, अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, अब अब देखो हमारा क्या था, पीपीएम कहाँ पड़ा था, डिग्री ऑफ हार्डनेस को मेजर कर रहे हैं पीपीएम में। ठीक है, लेकिन पीपीएम पड़ा कहाँ था, कंसंट्रेशन टर्म में पड़ा था। कंसंट्रेशन टर्म में डिफाइंड फॉर सोल्यूशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास सोल्यूशन है ही नहीं, पानी है। ठीक है, अब पानी है लेकिन पानी ऐसी प्योर पानी थोड़ी है, प्योर फॉर्म में थोड़ी है, हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर है मतलब इसमें से, इसमें कोई 6 सॉल्ट में से एक सॉल्ट डिजोल्व होगा, एटलीस्ट मिनिमम एक सॉल्ट तो कोई डिजोल्व होगा 6 में से, डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जो हमारा 6 हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट थे। ठीक है, तो घुली हुई फॉर्म में प्रेजेंट है कोई सॉल्ट, तो जैसे कि मतलब NaCl को पानी में घोल दो तो एक सोल्यूशन बन जाता है ना। तो ऐसी MgCl2 या हमने जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट थे वो अगर डिजोल्व कर दिए पानी में तो एक तरीके से एक सोल्यूशन टाइप बन गया, बिल्कुल बन गया। तो सोल्यूशन टाइप बन गया तो कंसंट्रेशन टर्म निकाल सकते हैं हम, उसके लिए कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम किस में निकाल रहे हैं, पीपीएम में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पीपीएम में क्या था याद करो, पीपीएम था अपना मास ऑफ सोल्यूट, याद करो, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶, यही था पीपीएम में अपना। ठीक है, अब मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन तो क्या अपना जो हार्ड वाटर है, जो हार्ड वाटर है जिसमें अपना पूरा डिजोल्व है। ठीक है, हार्ड वाटर तो सोल्यूशन क्या हो गया अपना, मास ऑफ वाटर हो गया एक तरीके से। ठीक है, सोल्यूशन हमारा हार्ड वाटर हो गया तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या, मास ऑफ अपना पूरा वाटर हो गया, यानी कि पूरा सोल्यूशन का मास लेते थे मतलब हार्ड वाटर का मास लोगे आप, जिसमें आपका पूरा वाटर भी हो गया और बाकी आपके डिजोल्व अमाउंट्स भी हो गए। बताओ, तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या, मास ऑफ वाटर हो गया, बताओ। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इंटू 10⁶, इंटू 10⁶ है ही, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब मास ऑफ सल्यूट था, अब सल्यूट कौन कौन से हो सकते थे हमारे, 6 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, 6 हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है, तो 6 सॉल्ट से बचने के लिए, 6 अलग अलग सॉल्ट का मास लेके बचने के लिए आपको उन सबको ऐड करना पड़ता है। इससे बचने के लिए एक नए सॉल्यूट के टर्म में, एक नए सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस में हम मास लेंगे सॉल्यूट का। ठीक है, और जो कि कौन सा सल्यूट है, CaCO3 है। क्यों लिया, इसकी 2-3 वजह अभी समझेंगे। ठीक है, पहली बात तो CaCO3 हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में हम लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर नहीं तो 6 सोल्यूट्स के मास लिखना पड़ता है अलग अलग, अगर हमारे पास मान लो किसी केस में 6 के 6 सॉल्ट प्रेजेंट है, लिख सकते हैं लेकिन उस तरीके से डिफाइन नहीं करा। ठीक है, हमने डिफाइन हार्डनेस को ऐसे ही करा, डिग्री ऑफ हार्डनेस को। ठीक है, तो अब इसको हमने किसके रिस्पेक्ट में लिया, इसको हमने CaCO3 के रिस्पेक्ट में लिया, लेकिन क्यों लिया, ये सवाल आता है। ठीक है, तो सबसे सिंपल आंसर है इसका, टू मेक कैलकुलेशन इजी। 6 अलग अलग के मास को सम करना पड़ता तो एक बात आती, तो इसलिए इजियर कैलकुलेशन के लिए हमने रिप्लेस करा। लेकिन CaCO3 क्यों लिया, किसी और कोई नहीं करा, किसी एक सॉल्ट से रिप्लेस करा, वो कैलकुलेशन आसान कर ली, लेकिन CaCO3 क्यों लिया। ठीक है, इसके लिए हम बात समझते हैं थोड़ी। ठीक है, इसके लिए हम बात समझते हैं, तो लिखो। ठीक है, अभी ये लिखो, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ी जगह छोड़ के लिखो। फॉर अ वाटर सैंपल, ठीक है, हमने क्या लिया, हमने लिया बेसिकली मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट टू ऑल हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट। ठीक है, तो हमारा क्या, अगर मैं करूँ इक्विवेलेंट ले लूँ किसका, हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स का। ठीक है, हार्डनेस वाले सॉल्ट्स का इक्विवेलेंट ले लूँ, इक्विवेलेंट ले लूँ और इसका समीशन ले लूँ, मतलब समीशन ले लूँ इक्विवेलेंट का, मतलब मान लो अगर एक प्रेजेंट है तो हमने एक के इक्विवेलेंट ले लिए, अगर 6 के 6 प्रेजेंट है तो 6 का इक्विवेलेंट ले लिया और उनको ऐड कर दिया, तो समीशन ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑल हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा, ये इक्विवेलेंट के बराबर होगा किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। क्यों, क्योंकि हमने रेफरेंस लिया है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑल हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट एक है तो एक लेंगे, दो है तो दोनों का अलग अलग इक्विवेलेंट लेके उसको सम कर देंगे। ये इसका क्या मतलब होता है कि हमने सम करा है, समीशन है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि जितने भी हमारे हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है 6 के 6, इन सभी का एन फैक्टर क्या होगा, क्या 2 होगा। सॉल्ट का कैसे देखते हो आप,
टोटल चार्ज ऑन कैटायन या टोटल चार्ज ऑन आयन से, ठीक है। तो देखोगे तो सभी का एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। और CaCO3 का भी एन फैक्टर क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ से पहली वजह आई जिससे हमने CaCO3 लिया, क्योंकि सिंस एन फैक्टर ऑफ ऑल, ठीक है, कितना है, 2 है। चाहे हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट हो सारे, चाहे CaCO3 हो, इस सभी का एन फैक्टर कितना है, 2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ मोल्स, क्योंकि इक्विवेलेंट्स को क्या लिख सकते हैं, मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स, समीशन ऑफ मोल्स ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स वुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ CaCO3। बताओ, क्योंकि इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, मोल्स इनटू एन फैक्टर लिख सकते हैं, और इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट का रिलेशन आएगा वही हमारा मोल्स का रिलेशन आ गया, क्योंकि एन फैक्टर सभी का 2 है, ठीक है। तो इस वजह से हमने, एक वजह हुई जिस वजह से हमने CaCO3 लिया, जिससे यहाँ इंटू 2 करें, मोल्स इंटू 2 करें, और यहाँ भी इंटू 2 करें, यहाँ कॉमन होकर 2 आएगा और यहाँ 2 आएगा ही, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, एक वजह। अब मुझे बताओ कि हमें इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ CaCO3 लिखने हैं या फिर मास लेना है, मास लिखना है। हमें फॉर्मूले में तो क्या मास लिखना है ना, सॉल्यूट हमने क्या माना है, CaCO3 माना है, तो मास ऑफ CaCO3 लिखना है ना इक्विवेलेंट। यहाँ तो मोल्स ऑफ CaCO3 है, तो मोल्स तो नहीं लिखना है, तो मास लिखना है, और मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। और CaCO3 का मोलर मास कितना होता है, 100 ग्राम पर मोल। तो दोबारा कैलकुलेशन आसान, पहली बात तो इक्विवेलेंट को मोल्स में, इक्विवेलेंट का जो रिलेशन वही मोल्स में आ गया, इस वजह क्योंकि एन फैक्टर 2 था, और दूसरा मोल्स को मोलर मास से कन्वर्ट कर, मास में कन्वर्ट करना है, तो मोलर मास कितना है CaCO3 का, 100 ग्राम पर मोल। तो कैलकुलेशन आसान होगी। तो 2 वजह से हमारा, हमने CaCO3 का रेफरेंस किया। और ये जो मोल्स ऑफ CaCO3 है, ये क्या है, क्या है बेसिकली, मोल्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट टू ऑल हार्डनेस सॉल्ट्स, ऑल हार्डनेस सॉल्ट्स, ठीक है, जो भी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट थे उनके इक्विवेलेंट जो मोल्स ऑफ CaCO3 होंगे वो आएंगे आपके इस रिलेशन से, ठीक है। और इसको फिर आप जो मोल्स आ गए एक बार, तो आप उसको किसके बराबर कर दोगे, आप बराबर नहीं, मतलब मोल्स को आप 100 से मल्टीप्लाई करके आपको मास में कन्वर्ट कर लोगे, और ये आ जाएगा आपका मास ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट टू ऑल हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट अपॉन मास ऑफ वाटर, यानी कि हार्ड वाटर का जो मास है इंटू 10⁶। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, आपका डिग्री ऑफ हार्डनेस आ जाएगी। अब वो क्वेश्चन में बोल ही दे कि आप डिग्री ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस बताओ, तो आप सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स ले लेना, ठीक है, और उसके इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 निकाल लेना। अगर बोल दिया जाए डिग्री ऑफ परमानेंट हार्डनेस निकालो, तो आप सिर्फ परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट की वजह से इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 निकाल लेना, ठीक है। और सिंपली डिग्री ऑफ हार्डनेस बोला तो आपको टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस दोनों लेनी है, तो आपको दोनों के हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। उसका इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 निकालोगे, वो कैसे करोगे, आप पहले तो सिंपली उसके क्या, जो हमारे मोल्स हैं उसको मोल्स के टर्म्स में आप कर सकते हैं इक्वेट, ठीक है। तो सभी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट के मोल्स का आप सम करोगे तो आपके इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ CaC3 आ जाएंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका मास ऑफ CaCO3 आ जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि मैंने पहले ही बताया कि CaCO3 इज नॉट अ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, वो बस रेफरेंस लिया है, ठीक है। वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना, तो इस वजह से हमें वाटर सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए होता है कैल्शियम मैग्नीशियम का, वही हार्डनेस कर सकता है। तो CaCO3 इज नॉट अ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट की वजह से हार्डनेस होती है। वो सॉल्ट लेकिन किसका होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम का होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। बताओ, कोई दिक्कत, ठीक, ठीक। तो अब अपने को इतनी बात समझ आई, अपने को अब हार्डनेस में देखो क्या, अब अपने को क्वेश्चन जो आएंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस के, उसमें आप कैसे करोगे, आपको पहले तो एक वाटर सैंपल दिया होगा, उसमें सारे हार्डनेस कॉलिंग सॉल्ट आइडेंटिफाई कर लेना। वाटर कॉजिंग वाटर सैंपल में आपको अलग अलग आपको सॉल्ट दे रखे होंगे, ये सॉल्ट प्रेजेंट है, इस अमाउंट में प्रेजेंट है, आप उसमें से पहले हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट आइडेंटिफाई कर लेना, ठीक है, सबसे पहला आसान स्टेप, ठीक है। सभी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट की क्या निकाल लेना, मोल निकाल लेना,
ठीक है, गिवन इन्फो से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हो, ठीक है, उसका आपको नंबर दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो, चाहे उसका मास दिया हो, चाहे आपको मोलैरिटी वॉल्यूम कुछ दिया होगा, जिससे आप कंसंट्रेशन वगैरह कुछ दी होगी, जो भी दी होगी उससे आप उसके मोल्स निकाल लोगे गिवन इन्फॉर्मेशन से, सभी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट के। और उन मोल्स को क्या, उन मोल्स का समीशन करके आप इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लोगे, और इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल के आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करके आप इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लोगे, और इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गया तो आप इसको क्या, इसमें पुट कर दोगे और आपका डिग्री ऑफ हार्डनेस आ जाएगी। बताओ, ठीक, तो क्वेश्चन कर दो। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, 1 लीटर सैंपल ऑफ वाटर कह रहा है। ठीक है, 1 लीटर पानी मतलब 1000 ml पानी। ठीक है, 1000 ml पानी, 1000 ml पानी मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी कितनी होती है, सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर होती है हमारी 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, तो हमारा मास ऑफ वाटर कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। मतलब जो हमारा हार्ड वाटर है सैंपल का, उसका मास कितना है, 1000 ग्राम है। ठीक है, हमारा डिनोमिनेटर हो गया ना डिग्री ऑफ हार्डनेस का। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है दोनों, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड दोनों ही हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है। हमसे टोटल हार्डनेस ही पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड का मोल्स निकाल लेंगे और कैल्शियम क्लोराइड के मोल्स निकाल लेंगे। दोनों का अमाउंट दिया है तो मोल्स निकालना तो बहुत आसान है। तो इसका मास कितना हो गया, 9.5 इंटू 10⁻³ ग्राम, मोल्स में बदलोगे तो डिवाइड करोगे MgCl2 के मोलर मास से, इसका मोलर मास आ जाएगा 95 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से इसके मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, CaCl2 के मोल्स निकालोगे तो कितना आएगा, मास दिया है 11.1 मिलीग्राम, इंटू 10⁻³ करोगे, ग्राम में कन्वर्ट होगा, डिवाइड करोगे इसके मोलर मास से जो कि है 111 ग्राम पर मोल, यहाँ से इसके मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप क्या, इन दोनों के मोल्स ऐड करोगे, इन दोनों के मोल्स ऐड करोगे तो आपके क्या इक्विवेलेंट मोल्स आएंगे किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट मोल्स कितने आएंगे, ये आया 10⁻⁻4 मोल, ये भी आया 10⁻⁻4 मोल, तो क्या करोगे आप, 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻4, ये कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻4 मोल। ठीक है, तो ये आ गए मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ CaCO3। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 100 ग्राम पर मोल से, तो ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम आ जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 जो कि है 2 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम, अपॉन में मास ऑफ वाटर, यानी कि हार्ड वाटर जो सैंपल है जिसका मास कितना है, हमने बताया था 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम मास आया था। ठीक है, और इंटू 10⁶ ppm में निकालते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 20 ppm आ जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जनरली हम इक्विवेलेंट जो लेते हैं, हम डिग्री ऑफ हार्डनेस किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, CaCO3 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। अगर वो बोल दे कैलकुलेट डिग्री ऑफ हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम आयन, तो आप कुछ नहीं, बस मास ऑफ CaCO3 की जगह क्या, मास ऑफ कैल्शियम आयन लोगे। आपका इस सब जगह के की जगह क्या हो जाएगा, आप मोल्स किसके लोगे, कैल्शियम आयन के लोगे। ठीक है, आपकी सब चीज़ सेम हो जाएंगी, बस CaCO3 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम आयन आ जाएगा। आपको उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो थोड़े अगर वेरी मॉडिफाइड क्वेश्चन आ जाए तो आपके यहीं से सॉल्व होंगे, उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जो अपना नॉर्मल आता है वो तो क्लियर है। अगला करते हैं। फिर से हमें क्या, टोटल हार्डनेस बतानी है, मतलब वही डिग्री ऑफ हार्डनेस बतानी है। ठीक है, गिवन सैंपल है, पहले तो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट आइडेंटिफाई करो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, हमें टोटल हार्डनेस बतानी है। बोल भी रहा है टेम्परेरी एंड परमानेंट, ठीक है, और नहीं भी बोलता तब भी हम टेम्परेरी एंड परमानेंट दोनों ही कंसिडर करते हैं। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन सोडियम क्लोराइड तो अपना हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट नहीं है, तो ये तो नहीं है, इसका अमाउंट तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसका कर लोगे तो आपका इक्वलेंट जो निकालोगे CaCO3 गलत आ जाएगा।
इसको भी कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो गिवन सैंपल मेरे को कुछ दिया नहीं, कंसंट्रेशन दी हुई है, कंसंट्रेशन दी हुई है और उनमें अमाउंट निकालना है। तो मैं ऐसे मान लूँ, लेट, ऐसे करते थे मोल कंसेप्ट में, लेट वाटर को मैं कितना मान लूँ, 1 लीटर मान लूँ, 1 लीटर मान लूँ, तो फिर से मेरा कितना 1000 ml हो गया, 1000 ml हो गया, मतलब 1000 ग्राम का क्या हो गया, मेरा वाटर सैंपल हो गया। ठीक है, और मेरे को क्या निकालनी है, डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालनी है। ठीक है, डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालनी है। डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होती है, डिग्री ऑफ हार्डनेस मेरी होती है इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3। इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 के लिए क्या चाहिए, पहले इक्विवेलेंट मोल्स निकालने पड़ेंगे। इक्विवेलेंट मोल्स मतलब इन सबके इंडिविजुअल मोल्स के सम के बराबर आएंगे इक्विवेलेंट मोल्स। तो पहले इक्विवेलेंट मोल्स निकालते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मोल्स कैसे आएंगे, सबके मोल्स। तो अगर 1 लीटर मैंने मान लिया, 1 लीटर मान लिया, तो इनके अगर 1 लीटर वाटर है तो इनके सबके मास कितने हो गए, जितना ही मास दिया हुआ है, क्योंकि पर लीटर दिया हुआ है ना मास। तो पर लीटर दिया तो मैंने 1 लीटर मान लिया, तो इन सबके मास आ गए। मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, इन सबके क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। तो इक्विवेलेंट मोल्स के लिए, ठीक है, मैं यही कर रहा हूँ अब। ठीक है, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस अब निकाल रहे हैं। डिग्री ऑफ हार्डनेस के लिए मैं इक्विवेलेंट मोल्स निकाल रहा हूँ CaCO3 के। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कितना हो गया, 73 मिलीग्राम। ठीक है, बाय 146। ठीक है, मैं क्या पहले मिली मोल निकाल लेता हूँ, इंटू 10⁻³ करके क्या आ जाएंगे, मेरे मोल्स आ जाएंगे। तो ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के मिली मोल आ गए 162 मिलीग्राम। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका मोलर मास भी 162, तो इसके मिली मोल्स आ गए। ऐसे ही सबके लिख देता हूँ। अगला हमारा कैल्शियम सल्फेट 136/136 ही हो जाएगा ये। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास, अभी मिलीग्राम में कर रहे हैं। अगले का मैग्नीशियम क्लोराइड का 95/95 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपना कैल्शियम क्लोराइड का 111/111 हो जाएगा। तो ये मिली मोल आए। मेरे को तो मोल चाहिए कि मिली मोल चाहिए, मोल चाहिए। तो अगर मोल चाहिए तो मैं क्या करूँ, ठीक है, काम करता हूँ, इस सबको एक ब्रैकेट में बंद करता हूँ। ठीक है, ये सब मेरे क्या आ गए, ये आ गए मेरे मिली मोल आ गए। मिली मोल को मैंने क्या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे क्या आ गए, मोल आ गए। तो ये क्या आ गए, इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ CaCO3 आए। क्या, इक्विवेलेंट मोल्स आए। ठीक है, इक्विवेलेंट मोल्स इंडिविजुअल मोल्स के सम के बराबर आता था ना, याद करो। अब इसको क्या मोलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा। मोलर मास कितना है इसका, 100 ग्राम/मोल। तो ये क्या आ गया मेरा, इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 आ गया, अपॉन क्या है, मास ऑफ वाटर, जो कि कितना है 1000 ग्राम। ठीक है, ये भी ग्राम में है, वो ऊपर वाला भी ग्राम में ही है। और क्या करेंगे हम, एक चीज़ और करेंगे, जो कि है मल्टीप्लाई करना किससे, 10⁻6 से। ठीक है, ये और कर देंगे, तो ये कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये करना है। ठीक है, बेसिकली यार देखो यार, पहला स्टेप था 1 लीटर पानी डालने के बाद सिंपली मासेस आ गए, सबके मास आ गए। तो पिछले वाला टाइप का क्वेश्चन ही तो हो गया। पीछे 2 सॉल्ट थे, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 5 सॉल्ट हैं। ठीक है, तो है तो पिछले टाइप के क्वेश्चन ही, कितना हो जाएगा 4.5 × 100 हो जाएगा, यानी कि 450 ppm हो जाएगा। कोई है ऐसा ऑप्शन, बिल्कुल है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 लीटर पानी मान लिया, उसके बाद सबके मास आ गए, फिर तो पहले जैसा क्वेश्चन है। बताओ, ठीक है। अब आता है अपना एक टॉपिक, जो कि है रिमूवल ऑफ हार्डनेस। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हार्डनेस तो हमारा पहली बात तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में आता है। ठीक है, लेकिन जितना हमें ज़रूरत है वो यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छे से ही देख लेते हैं। चलो, ठीक है, क्या है, किसी भी मेथड से अलग अलग मेथड वहाँ पढ़ते हो कि टेम्परेरी हार्डनेस को हम फिजिकल मेथड से रिमूव कर सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस को हम स्पेशल केमिकल मेथड से यूज़ कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखो, जिस मेथड से हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, उन मेथड से टेम्परेरी हार्डनेस तो रिमूव हो ही जाएगी। लेकिन चाहे हम कोई भी मेथड यूज़ करें, फिजिकल केमिकल, कहीं भी हार्डनेस को रिमूव करें, वो कैसे रिमूव होती है, उसका एक बेसिक फंडामेंटल मैकेनिज्म क्या है, कि जो हमारा कैल्शियम आयन है, फ्री कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन की वजह से हमारी दिक्कत आ रही थी। ठीक है, और लिख लेता हूँ प्लस नहीं, और हमारा फ्री कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन की वजह से दिक्कत आ रही थी, जो कि कहाँ से आ रहे थे हमारे, याद करो, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट से आ रहे थे। वाटर सॉल्युबल सॉल्ट से आ रहे थे, 6 वाटर सॉल्युबल सॉल्ट थे हमारे। बेसिकली लिख देता हूँ ओनली 6। ठीक है, तो
6 वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स थे हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के टोटल मिला के, जिनकी वजह से हमारी हार्डनेस आ रही थी। तो सभी मेथड में क्या हो रहा होगा, ठीक है, तो इन एवरी मेथड मतलब सब मेथड में ये चीज़ हो रही होगी। इन एवरी मेथड, हर मेथड में क्या हो रहा होगा हमारा कि ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स थे किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट में, और वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट हो गए होंगे तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन नहीं देंगे, और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन नहीं देंगे तो जो अपनी दिक्कत हो रही थी कि सोप के स्टीरेट आयन के साथ ये कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट पीपीटी बन रहा था, कम बन रहा था, वो चीज़ अब नहीं बनेगी। तो वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट में अगर ये कन्वर्ट हो गया तो अपना काम हो गया, वाटर कैसा हो गया, सॉफ्ट हो गया। बोल बताओ, यानी कि इसमें क्या बना लिया हमने, ये बन गया अपना पीपीटी। वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट मतलब क्या, प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के वाटर सॉल्युबल सॉल्ट को वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट यानी कि प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करा जाता है। यही हमारा हार्डनेस का मेथड होता है, हर हार्डनेस का रिमूवल का मेथड होता है, कोई भी मेथड आप पढ़ लो, ठीक है। और मोस्टली जो इनमें रिएक्शन इन्वॉल्व होती है पता है कैसी वाली होती है, आयन एक्सचेंज, या आसान भाषा में बोलूँ तो डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, यानी कि नॉन रेडॉक्स रिएक्शन ही इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन ही मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी इन्वॉल्व होती है, और उसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट वाली, ठीक है। बताओ, ठीक है। तो देखें कैसे रिमूव करेंगे हार्डनेस को, अलग अलग मेथड एक बार देख लेते हैं, चलो जैसे इनऑर्गेनिक में आता है, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अपना एनसीईआरटी का ये देख लेते हैं, एनसीईआरटी से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसमें इधर उधर भटकने की कोई नीड अपने को है नहीं। तो एनसीईआरटी से एक बार देख लेते हैं जो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दिया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन चैप्टर की ये कटिंग है, ठीक। तो पहले तो देख लेते हैं हार्ड वाटर। देखो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कुछ नहीं दिया है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखो प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट, जो अपने वही जो अपने हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर पढ़ा वही दिया हुआ है, ठीक है। बाकी बताया हुआ है अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री बॉयलर्स वगैरह के लिए, वही सब बातें दी हुई हैं। तो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर वाली बात जो हम पढ़ चुके हैं वही दिया है, ठीक है। तो ये अपना जब चैप्टर पढ़ो इनऑर्गेनिक से तो उस चीज़ को पढ़ लेना, ठीक है। बेसिकली अपने नोट्स में ही ज़्यादा बढ़िया दिया हुआ है एनसीईआरटी से, ठीक है। लेकिन ये जो अपनी चीज़ है रिमूवल ऑफ हार्डनेस वाली, इस बात को हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है। इस बात को थोड़ा अपने को समझना है, इसमें थोड़ा समय भी लगेगा, ठीक है। तो टेम्परेरी हार्डनेस के मेथड के रिमूवल देखते हैं। अभी तो हमने देखा कि हम हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं। हम हार्डनेस को रिमूव करते हैं कि कोई भी कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारा आयन है जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट में की वजह से हार्डनेस थी, उसको हम वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और हर मेथड में नॉन रिडॉक्स रिएक्शन मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होगी। तो देखते हैं टेम्परेरी हार्डनेस जो कि हमारा किसकी वजह से थी, या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से थी। उसी को देखते हैं कि पहला मेथड जो है उसमें हटाने का, टेम्परेरी हार्डनेस को देखिए हमने बोला था फिजिकल मेथड से हटा सकते हो। फिजिकल मेथड में कौन सा हमारा बॉइलिंग, केमिकल मेथड से भी हटा सकते हैं, फिजिकल से भी हटा सकते हैं। और टेम्परेरी हार्डनेस को हर उस मेथड से हटा सकते हैं जो जिससे हम परमानेंट हार्डनेस हटा सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं, ठीक है। तो टेम्परेरी हार्डनेस को हमने देखा था कि बॉइलिंग से हटा सकते हैं, तो उसी को देखते हैं कि बॉइलिंग से कैसे हटा सकते हैं। तो पहला है हमारा बॉइलिंग। तो बॉइलिंग से कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझो कि जो ड्यूरिंग बॉइलिंग हमें क्या होता है, द सॉल्यू देखो हमारा, देखो हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से थी, रिएक्शन पे आओ सीधा, ठीक है। हमारी क्या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट थे या फिर हमारे क्या थे कैल्शियम बाइकार्बोनेट थे,
ठीक है। अब हमने क्या करा, बॉयल करा मतलब इसको हीट करा तो मतलब क्या हुआ, गर्म करा तो हमारे किस में कन्वर्ट हो गए। अब हमारा देखो मैग्नीशियम का क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और कैल्शियम का क्या बन जाता है, कार्बोनेट बन जाता है, और दोनों क्या होते हैं, हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दोनों हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म में होते हैं, मतलब देखो मैग्नीशियम का जो ये क्या था हमारा, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट था, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट में। और कैल्शियम का भी जो हमारा क्या था, बाइकार्बोनेट वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट में। ठीक है, और बाकी हमारी CO2 BO2 उड़ गई। ठीक है, CO2 BO2 उड़ गई। लेकिन मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड क्यों बना, कैल्शियम का कार्बोनेट क्यों बना, इस बात को समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो अपना क्या करा, ठीक है, इस बात को मैं लिख रहा हूँ, इस बात को लिख लेना अपनी भाषा में। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट था, बाइकार्बोनेट था सॉरी, इसको गर्म करा, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को गर्म करा, टेम्परेरी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट थे, बॉइलिंग से रिमूव होने चाहिए थे, हो भी रहे हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट थे, वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट में क्या बना, कैल्शियम का क्या बन गया, कार्बोनेट बन गया, और CO2 इवॉल्व हो गई और वाटर बन गया। ठीक है, इधर मैग्नीशियम का क्या बन गया, प्रेसिपिटेट है। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड बन गया इसका प्रेसिपिटेट, और यहाँ भी CO2 इवॉल्व हो गई और साथ में पानी बन गया। अब ये क्यों बना, क्योंकि हमने क्या करा, इन सॉल्ट को गरम करा। अगर थोड़ी इनऑर्गेनिक की नॉलेज जो है कैसे है, पॉली एटॉमिक आयन है, दो तीन तरीके से बताया था। ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन में पॉली एटॉमिक आयन के अगर आपके इसमें ये आपके सॉल्ट है, सॉल्ट में क्या पॉली एटॉमिक एनायन प्रेजेंट है, पॉली एटॉमिक एनायन अगर है, बाइकार्बोनेट पॉली एटॉमिक आयन है, तो पॉली एटॉमिक आयन के लिए थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो पोलराइजिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्डिंग की बातें हैं, थर्मल स्टेबिलिटी पोलराइजिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और पोलराइजिंग पावर हमारे, अगर कैटायन की बात करूँ तो कैटायन का पोलराइजिंग पावर, अगर जितना छोटा कैटायन का साइज होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, और जितना बड़ा एनायन का साइज होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। यहाँ तो कैटायन अलग है तो कैटायन से डिफरेंशिएट होगा, तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा मतलब कब होगा, जब छोटा कैटायन होगा। छोटा कौन सा है, मैग्नीशियम है। ठीक है, तो मैग्नीशियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है कैल्शियम से। बाकी तो बाइकार्बोनेट ही है, तो दोनों में पोलराइजिंग पावर तो सेम ही होगी एनायन की वजह से, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम में साइज छोटा मैग्नीशियम का, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा पॉली एटॉमिक आयन के लिए ये होता है कि थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्स टू पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी हमारी क्या होगी, कम होगी। मतलब क्या होगा कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो हमारा किसमें, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और पॉलीएटॉमिक आयन चाहे आप ये बोलो कैल्शियम कार्बोनेट की बोल लो। ठीक है, आपका क्या होगा, देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका कैल्शियम कार्बोनेट में आ गया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी मैग्नीशियम कार्बोनेट में आएगा, लेकिन दोनों पॉलीएटॉमिक आयन है। कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है, पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा है, मैग्नीशियम की कैल्शियम की, मैग्नीशियम की ज़्यादा है क्योंकि इसका साइज छोटा है। ठीक है, मैग्नीशियम की ज़्यादा है तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में किसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, कौन कम स्टेबल होगा, थर्मली हीट के प्रति कौन कम स्टेबल है, दोनों पॉलीएटॉमिक आयन ही है, कार्बोनेट ही है, पोलराइजिंग पावर मैग्नीशियम की ज़्यादा है, तो कौन किसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम, कैल्शियम कार्बोनेट की कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की, मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कम थर्मल ही स्टेबल है, मतलब थर्मली अनस्टेबल है। तो दोनों में कार्बोनेट ही बनता है पहले, लेकिन क्या करता है मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट अनस्टेबल, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है, CO2 इवॉल्व हो जाती है, यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का फर्दर डिकम्पोजिशन हो जाता है। और क्योंकि एक्वस मीडियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलता है, ना कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का। क्या वजह समझ आई, बताओ बताओ, इस बात को अपनी भाषा में लिख लेना। ठीक है, अब दूसरी वजह क्या है हमारी। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं फटाफट। ठीक है, तो अब दूसरी वजह क्या है, दूसरी वजह है जो KSP होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, उसकी बात करूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में किसकी ज़्यादा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की ज़्यादा होती है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में किसकी ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड की कम होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ज़्यादा होती है। ठीक है, ये होता है। मतलब जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, इतना तो अपने को आइडिया है। जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। अगर आयनिक का थोड़ा आइडिया है तो बता सकते हो। ठीक है, जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो कैल्शियम हमें क्या करना है, वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट करना है, वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट करना है वाटर सॉल्युबल सॉल्ट को। ठीक है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारा कैल्शियम कार्बोनेट में आएगा। ठीक है, तो कैल्शियम कौन से प्रेसिपिटेट में आना चाहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के या फिर हाइड्रोक्साइड के, जिसकी हमें तो वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट करना है ना, और जिसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। मतलब कैल्शियम हमारा अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है कैल्शियम का, जो तो बनाना ही है प्रेसिपिटेट उसके सॉल्ट का, तो किसका बनना चाहेगा, कार्बोनेट का कि हाइड्रोक्साइड का। कार्बोनेट का, क्योंकि हाइड्रोक्साइड के तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनना चाहेगा। ठीक है, और मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम किसका प्रेसिपिटेट बनाना चाहेगा, हाइड्रोक्साइड का बनाना चाहेगा। क्यों, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम, मतलब सॉल्युबिलिटी कम है, तो इसका प्रेसिपिटेट बढ़िया बनेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट कंपैरेटिवली उसकी केएसपी ज़्यादा है, केएसपी ज़्यादा मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाना चाहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनाना चाहेगा। बोलो। ठीक है, इस बात को भी चाहो तो नोट कर लेना, इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, इस बात को फटाफट नोट कर लो, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें रफली लिख रहा हूँ इसलिए इसे मिटा दे रहा हूँ, तुम अपनी भाषा में नोट कर लो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन नोट्स के लिए ठीक नहीं है, मेरा मतलब इनऑर्गेनिक का थोड़ी ज़्यादा चीज़ें क्योंकि। ठीक है, तो पहला अपना समझ आ गया कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम किसका, मैग्नीशियम हमारा हाइड्रोक्साइड बनेगा और कैल्शियम हमारा कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट में प्रेजेंट होगा। यहाँ भी थोड़े बहुत इसने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो मैंने बताया अभी, ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका ज़्यादा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ज़्यादा है MgCO3 का। और मैंने और भी उसको थोड़ा एक्सपेंड करके थोड़ा अच्छे से दो वजह दे के पोलराइजिंग पार वाला भी और ये वाला भी, यानी कि मैग्नीशियम का प्रेसिपिटेट कार्बोनेट का ना बन के हाइड्रोक्साइड का बनेगा, और कैल्शियम का कार्बोनेट का बनेगा, हाइड्रोक्साइड का नहीं बनेगा। केएसपी वाला रीजन भी, पोलराइजिंग पार वाला भी, दोनों क्लियर है। ठीक है, अब फिजिकल मेथड से जो टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो गई, एक केमिकल मेथड जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर टेम्परेरी हार्डनेस है, वो कौन सा है, क्लार्क्स मेथड। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है क्लार्क्स मेथड। ठीक है, क्लार्क्स मेथड में क्या करते हैं, इसमें चूना लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्लार्क मेथड क्या है अपना, चूना लगाने वाला मेथड है। क्लार्क मेथड में क्या कर देते हैं हम, इसमें चूना लगा देते हैं। कैसे करते हैं देखो, क्लार्क मेथड क्या है, टेम्परेरी हार्डनेस के लिए, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए। चूना मतलब क्या होता है अपना, लाइम। लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। ठीक है, हमें पता है वाटर सॉल्युबल सॉल्ट को किस में कन्वर्ट करना है, वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट में। ठीक है, तो क्या देगा, ठीक है, यहाँ पे अगर हम आयन की बात करें, इसे मैं चाहूँ तो आयन्स में लिख लेता हूँ। ठीक है, हमें पता तो है ही। ठीक है, कैल्शियम है और हमारा क्या बाइकार्बोनेट है। ठीक है, मैग्नीशियम है और बाइकार्बोनेट है। ठीक है, अब ये OH माइनस देगा, OH माइनस और H प्लस मिलके क्या बना लेंगे, क्या पानी बना लेंगे, बताओ। OH माइनस H प्लस मिलके पानी बना लेंगे। और कैल्शियम हमारा किसका प्रेसिपिटेट बनाना चाहता है, कार्बोनेट का कि हाइड्रोक्साइड का। OH अगर H प्लस मिलके पानी बना लिया तो कैल्शियम के साथ क्या बचा, कार्बोनेट ही बचा। तो कैल्शियम ने किसका बना लिया प्रेसिपिटेट, कार्बोनेट का बना लिया। बताओ, कोई दिक्कत, इसका प्रेसिपिटेट बन गया। वाटर सॉल्युबल सॉल्ट वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। बताओ, बताओ, कोई दिक्कत। ठीक है, अब क्या, अब हमने
इसमें भी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में भी यही करा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में कौन कौन से आए? मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? मैग्नीशियम, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की हुई रिएक्शन होती है। मैग्नीशियम हमारा देखो किसके साथ प्रेसिपिटेट बनाना चाहेगा? प्रेसिपिटेट तो बनेगा ना, बेसिक आइडिया है। तो मैग्नीशियम किसके साथ प्रेसिपिटेट बनेगा? कार्बोनेट के साथ कि हाइड्रोक्साइड के साथ? हाइड्रोक्साइड के साथ। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना दिया सबसे पहले, बताओ, ठीक है। और ये OH माइनस और H प्लस मिलके क्या साथ में पानी पानी वगैरह ही बना रहे होंगे, ठीक है। और कैल्शियम है, तो कैल्शियम किसके साथ जा रहा होगा? कैल्शियम अपना जो एक कार्बोनेट बचा बेचारा के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन रिएक्शन को भी थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि वाटर सॉल्युबल से वाटर इनसॉल्युबल जाना है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बनाएगा। OH माइनस H प्लस पानी, जो बचा बाकी कर दो, ठीक। तो आसान था, क्लार्क मेथड, इसको ही मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हम लाइम डालते हैं, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या डालते हैं? हम लाइम डालते हैं। लाइम क्या होता है? वही हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। और ये हमने रिएक्शन थी, हमने बता दी, ठीक है। तो ये रिएक्शन डिस्कस कर ली। तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए दो मेथड, बॉइलिंग और क्लार्क मेथड होगा डिस्कस, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने वाले मेथड देखते हैं। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने वाले मेथड बहुत आसान है, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस से जिसको रिमूव कर सकते हैं, उससे टेम्परेरी हार्डनेस को भी रिमूव कर सकते हैं। किस वजह से होती है वो सब हमने देख ही ली। पहला मेथड क्या है इसमें? ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा या फिर हमारा सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, मेथड वही है कि इस वाटर सॉल्युबल सॉल्ट को वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है, ठीक है। और हमारे होते किसकी वजह से? हमारे क्लोराइड या सल्फेट की वजह से। तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, इन्हीं की वजह से हमारी परमानेंट हार्डनेस है, ठीक है। तो अब इसको किससे हमने, इन सबको हमने मान लो सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट कर दिया, ठीक है। तो क्या हमारी, अब देखो, अब मान लो सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट कर दिया, तो हमारा क्या सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। सब में क्या बन, इसमें क्या, अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करा, मान लो पहला वाला करा, ठीक है, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करा, ठीक है, तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। इसको Na2CO3 के साथ ट्रीट करा वॉशिंग सोडा के साथ, तो क्या बनेगा? यहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Na2SO4 बन जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। अब और कैल्शियम तो हमें पता ही है बनाना भी किसके साथ जाता है? कार्बोनेट के साथ ही जाता है, ठीक है। Na2CO3 यहाँ डाला, ठीक है। अब हमें पता है मैग्नीशियम का प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्साइड के साथ बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन है वो तो तब होगा ना जब ऑप्शन है, यहाँ तो कार्बोनेट ही है, तो कार्बोनेट के साथ ही बनाना पड़ेगा, नो ऑप्शन। और साथ में NaCl बचेगा, इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा? Na2SO4 और साथ में मैग्नीशियम फिर से हाइड्रोक्साइड के साथ बनाना चाहता है, लेकिन कार्बोनेट के साथ है, तो कार्बोनेट के साथ ही बनेगा, ठीक। बोलो, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट की जगह Na3PO4 के साथ भी हम कर सकते हैं रिएक्शन, सोडियम फॉस्फेट के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे सेम ही बनेंगे। उसमें क्या, कार्बोनेट्स की जगह फॉस्फेट्स के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कैल्शियम फॉस्फेट आ जाएगा, मैग्नीशियम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, और कॉरिस्पॉन्डिंग जो हमारे बाकी चीज़ बनती जाएगी वो तो कर देंगे। सोडियम क्लोराइड वगैरह बाकी तो यही बनेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, यही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें क्या, इनके साथ ट्रीट करा, हमारी यही इसमें दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक और मेथड होता है कैलगॉन मेथड, ठीक है, कैलगॉन मेथड, ठीक है। कैलगॉन क्या होता है बेसिकली हमारा, कैलगॉन का क्या मतलब है? कैलगॉन मतलब कैल्शियम गॉन, ठीक है, कैल्शियम गॉन मेथड, ठीक है। अब कैलगॉन एक कंपाउंड होता है जो कि हमें याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, टेस्ट सीरीज में भी आता है। क्या है? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ठीक है। रिप्रेजेंट किसे करते हैं? Na6P6O18, ठीक है, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो कैलगॉन है, ठीक है, कैलगॉन है, वो आपको, ये तो इसका कंडेंस फॉर्म हो गई,
सब अच्छे से लिखोगे तो ऐसे लिखोगे Na3Na4 PO3 का होल 6। इसे याद करने का तरीका क्या है, 2 4 6, ठीक है, Na2Na4 PO3 का होल 6, ठीक है। तो 2 4 6, इसका आपका टेक्निकल नाम क्या है, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, ठीक है। आप इसे Na PO3 का होल 6 भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो Na PO3 होल 6, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो Na PO3 का होल 6, ठीक है। मेनली मतलब ये कैलगॉन है आपका। कई बार कैलगॉन सीधा सीधा भी पूछ लिया जाता है कि कैलगॉन क्या होता है, ठीक है। तो ये अपना कैलगॉन हो गया, ठीक है। अभी तो कैलगॉन हो गया, अब इसके साथ रिएक्शन कैसे हम करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, वो जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो याद रखना है कि कैलगॉन क्या होता है, ठीक है। और ये बड़ा वाला याद रखोगे तब आपको बाकी तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि हमारा इस तरीके से है, अगर हम इसमें आयंस देखें Na2Na4PO3 का होल 6 में से आयंस में तोड़े तो कैसे आयंस होंगे इसके, ट्वाइस ऑफ Na प्लस, ठीक है। और साथ में क्या होगा, Na4PO3 का होल 6, ठीक है। और इस पर कितना चार्ज होगा, 2 माइनस होगा, ठीक है। अब इसको हमने ट्रीट कराया किसके साथ, हमारी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, यानी कि कौन कौन से थे हमारा, बेसिकली मेटल जो थे उसमें कौन से, M2+, कोई भी, या तो कैल्शियम हो सकता है या फिर मैग्नीशियम हो सकता है, M मान लिया, मान लो उसको जनरल, ठीक है। एनसीईआरटी में वैसे ऐसे ही दिया है, ठीक है। तो क्या कर लेगा ये जो हमारा एनायन होगा ये इसको ट्रैप कर लेगा, ये इस मेटल को, कैल्शियम और मैग्नीशियम को ट्रैप कर लेगा। ट्रैप करने का क्या मतलब है, ठीक है, देखो ट्रैप करने का क्या मतलब है, ट्वाइस ऑफ Na+ तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, कैटायन में, ठीक है। और लेकिन Na4 की जगह क्या आ जाएगा, Na2M, 2 सोडियम की जगह एक ये वाला मेटल या तो कैल्शियम या मैग्नीशियम आ जाएगा, बाकी सब चीज़ ऐसी रहेगी PO3 का होल 6, ठीक है। ओवरऑल चार्ज 2 माइनस ही रहेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो Na2, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको Na2, आप 2 Na2 बाहर लिख सकते हो, 2 Na2 अंदर लिख सकते हो, और फिर एक MPO3 का होल 6, या चाहो तो पहले की तरह भी लिख सकते हो, ट्वाइस Na+ है, वो तो हम एनायन के टर्म्स में कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर लेगा कि जो एनायन होगा ये इस मेटल को ट्रैप कर लेगा, और एक बार मेटल ट्रैप हो गया तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जब हमारा मेटल कोई ट्रैप हो जाता है तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। तो वही बात है, ये इनऑर्गेनिक की बातें हैं, ठीक है। तो इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी, मतलब अपने फ्री फॉर्म में नहीं है ना। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स फ्री हमें कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन थोड़ी देगा, और फ्री नहीं, कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन नहीं देगा तो अपनी हार्डनेस कॉज ही नहीं कर पाएगा। हार्डनेस क्या कैसे कर रहा था, मतलब हार्डनेस में वो क्या कर रहा था, हमारा सोप को फॉर्म बनाने नहीं दे रहा था, तो वो चीज़ अब हो ही नहीं पाएगी क्योंकि फ्री कैल्शियम मैग्नीशियम आयन चाहिए जो कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। तो इसकी आइडेंटिटी लूज हो गई इस कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस इन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है इसलिए इसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर ली थी। इस बात को लिख लो, बताओ बात समझ आई है, बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक। तो देखो क्या है, सब दिया है, ना क्या दिया है, ठीक है। देखो ये दिया हुआ है, देखो Na6PO P6O18 वही है अपना क्या, कैलगॉन, ठीक है। किसमें टूटा, ट्वाइस ऑफ Na+ और Na4P6O18 2 इसको ऐसे लिखो, चाहे आप इसको पूरा करके लिख लो Na4P6O18 2, तो इसको ऐसे करके लिख लिया Na4P6O18 2, इसको कंडेंस फॉर्म में तो लिख ही सकते हो ना, ठीक है। फिर इसमें क्या, इसने क्या करा, मेटल को ट्रैप कर लिया, ट्वाइस ऑफ Na+ तो ऐसे ही था, या देखो ट्वाइस ऑफ Na+ तो ऐसे ही था, और साथ में क्या, 2 सोडियम और मेटल, मेटल कौन सा, मैग्नीशियम है कैल्शियम, 2 सोडियम मेटल और PO3 का होल 6 लिखा था मैंने यहाँ पे P6O18 है 2 ऐसे लिख लो,
ठीक है। तो बेसिकली क्या करा, इसके जो कॉम्प्लेक्स है इसके एनायनिक पार्ट ने क्या कर लिया, मेटल को ट्रैप कर लिया। बताओ, इसने एनायनिक पार्ट ने क्या कर लिया, मेटल को ट्रैप कर लिया। मतलब ना प्रेसिपिटेट नहीं बना, प्रेसिपिटेट नहीं बना, उड़ी नहीं, गैस के फॉर्म में उड़ा नहीं, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठा नहीं, बस इसे ट्रैप करके बैठ गया, कॉम्प्लेक्स में बंद कर दिया। और कौन से किसने बंद करा, एनायन में बंद हुआ है, तो इसे क्या एनायनिक कॉम्प्लेक्स में बंद हुआ है। तो ये भी पूछा जाता है कि मेटल ये कौन ट्रैप करता है, कैटायन पार्ट में ट्रैप होता है कि एनायनिक पार्ट में। तो एनायनिक पार्ट में ट्रैप एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो द कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनायन कीप्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन इन सोल्यूशन। मतलब कॉम्प्लेक्स आयन ट्रैप कर लेता है, रख लेता है अपने पास मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन को। ठीक है, कैलगॉन मेथड हो गया, इसे मिटा देता हूँ। हो गया कैलगॉन मेथड, बताओ। ठीक है, अगला मेथड देखते हैं परमानेंट हार्डनेस के रिमूवल का, जो कि अपना आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है, इसमें हम इसको एक और नाम से आता है जियोलाइट या परम्यूटेड प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें हम जियोलाइट का यूज करते हैं। ठीक है, जियोलाइट या परम्यूटेड एक ही चीज होती है, उसका हम यूज करते हैं। जैसे वहाँ कैलगॉन यूज करते थे तो कैलगॉन मेथड बोला, या जियोलाइट का यूज करते हैं तो जियोलाइट मेथड बोल देते हैं। ठीक है, और जियोलाइट क्या होता है हमारा, बेसिकली एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट को हम जियोलाइट कहते हैं, परम्यूटेड कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, बेसिकली ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, जो एन एल एस आई ओ फोर, कोई ऐसे फिक्स नहीं है, हो सकता है इसका डायमर फॉर्म में भी हो, इस तरीके से Na2 Al2 Si2O8 हो सकता है, वाटर ऑफ जैसे कि हाइड्रेटेड है तो .H2O भी हो सकता है ये फॉर्म में प्रेजेंट हो। ठीक है, क्योंकि हाइड्रेटेड बोला है ना, तो हाइड्रेटेड जनरली इस फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है कई बार। ठीक है, तो आपका मेनली हम क्या मान लेते हैं, सोडियम हम मोनोमर टाइप में मान लेते हैं NaLSiO4। ठीक है, और डायमर फॉर्म में भी हो सकता है, और साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रेटेड फॉर्म में लेना है। ठीक है, तो मेनली सिंपली से यही मान लो अभी, NaLSiO4 हमारा नॉर्मल ऑर्थोसिलिकेट टाइप का ही होता है, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारा इसमें हमारे आयंस किस किस आयंस हो गए, Na प्लस होगा और एक AlSiO4 पूरे पे क्या होगा, -1 चार्ज होगा। ठीक है, ये आयंस में टूटा होगा, तो हमने इस AlSiO4 को क्या मान लिया, Z मान लिया। ठीक, बात समझ आई, AlSiO4 माइनस को क्या मान लिया, Z मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना Z क्या है, AlSiO4 -1। ठीक है, अब क्या होगा, अब अपने को समझने वाली बात है, अब अपने को यहाँ समझते हैं अपनी बात। ठीक है, तो जियोलाइट या परमेटेट जो था वो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट था, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट था, उसे हमने सिंपली NaAlSiO4 माना। ठीक है, अब तो आप इसे समझो, जेड वेट तो एनसीईआरटी मान रहा था, हम इसे सिंपल तरीके से समझते हैं कि क्या होगा, कि जब हम इसे ट्रीट करेंगे किस में, हार्ड वाटर के साथ, हमें हार्ड वाटर की हार्डनेस रिमूव करनी है, हमें क्या बनाना है, उसके कैसे सॉल्ट बनाने हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने हैं। तो क्या होगा, इसमें आपका सोडियम रिमूव होगा और मैग्नीशियम या कैल्शियम ऐड होगा। ठीक है, मैग्नीशियम या कैल्शियम ऐड होगा, सोडियम रिमूव होगा। ठीक है, तो अब कैसे रिमूव होगा, ठीक है, तो अब मान लो ये क्या था हमारा, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट था। ठीक है, तो अब कैसे रिमूव होगा, आपका एक आपका इसमें आयंस कौन कौन से थे, Na प्लस और एक AlSiO4 -1। ठीक है, इस फॉर्म में था। ठीक है, तो आपका Na प्लस जाएगा और मैग्नीशियम आएगा, सपोज तो मैग्नीशियम आया तो क्या आएगा, मैग्नीशियम आपका क्या, दो AlSiO4 के साथ बैलेंस होगा, जैसे कि वही है ना आपका NaCl होता है, तो मैग्नीशियम का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। Cl पे भी क्या है, -1 है, इसी तरीके से इस AlSiO4 पे भी क्या है, -1 है, तो इसको कितने, दो AlSiO4 लगेंगे, या कैल्शियम को भी दो लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या है अपना सोडियम, सॉरी सोडियम कह रहा हूँ,
मैग्नीशियम मैग्नीशियम एल्यूमिनोसिलिकेट या फिर कैल्शियम एल्यूमिनोसिलिकेट। ठीक है, मैग्नीशियम एल्यूमिनोसिलिकेट या फिर कैल्शियम एल्यूमिनोसिलिकेट, और इनके क्या है, प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट होगा। और कैसे होता है, आपका सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट से सोडियम हटता है, उसी जगह मैग्नीशियम या कैल्शियम आ जाता है, बस सिंपल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जियोलाइट या परमिटेड। तो इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं जियोलाइट या परमिटेड मेथड। अब जैसे जैसे सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट हमने सपोज एक सैंपल लिया और इसको हम कराते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे अगर एक बार सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट का सोडियम हटा लिया हमने, सोडियम हट गया, तो फिर तो वो बेकार हो गया। मतलब ये तो एक तरीके से बेकार है ना हमारा हमारा हम हार्डनेस रिमूव कर रहे हैं, तो अब ये तो बेकार हो गया ना। ये तो हमारा प्रेसिपिटेट है, इसको तो छान के अलग कर लेंगे ना। बताओ, प्रेसिपिटेट बन गया, उसको छान के अलग कर लिया ना, तभी तो बचा हुआ क्या चीज़, फिर बचा हुआ फिल्ट्रेट क्या हो गया, सॉफ्ट वाटर हो गया। ठीक है, वो अलग हो गया, इसको अलग कर लिया। तो अब ये जब अलग हो जाता है, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हार्डनेस हमारी रिमूव हो गई, लेकिन आप इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो हार्ड रिमूव कर रहा है वो इसको वेस्ट नहीं जाने देगा। तो क्या करेगा, इससे दोबारा जियोलाइट बनाने की कोशिश करेगा, जिससे अपना कंपनी में काम बढ़िया चलता रहे, वेस्ट ना हो। ठीक है, अब कंपनी हार्डनेस रिमूव कर रही है, तो वो काम चलाएगी तो क्या, इसे NaCl के एक्वस सोल्यूशन से ट्रीट कर देगी। NaCl के एक्वस सोल्यूशन से ट्रीट कर देगी, तो फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। Na के साथ क्या लग जाएगा, AlSiO4, और मैग्नीशियम के साथ क्या, क्लोराइड। ये अलग करेगी, मतलब इसको पहले आपने हार्ड वाटर में ये सब चीज़ थी, ये बन गया, इसको छान लिया, बची हुई चीज़ सॉफ्ट वाटर हो गई। अब इसको जब अलग कर लिया, तो इसको वेस्ट ना करके इसको NaCl से ट्रीट करा, दोबारा जियोलाइट जनरेट कर लिया। मैग्नीशियम क्लोराइड भी होगा, लेकिन दोबारा हमारा जियोलाइट मिल गया ना, अब अलग उसमें रिएक्शन में दोबारा जियोलाइट मिल गया। इसको फिर से दूसरी जगह आपके उसी जहाँ पे ये सब चीज़ हो रही होगी, आपका दूसरे बर्तन में रिएक्शन चल रही है, उसमें दोबारा हमारा सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट यूटिलाइज कर लिया। बताओ बताओ। ठीक है, इसे लिख लो, मिटा रहा हूँ। ठीक, तो देख लो अब NCERT में क्या लिखा है। ठीक है, देखो यही लिखा है। ने क्या करा, Na इसको Z मान लिया था। ठीक है, वही हमने मैग्नीशियम या कैल्शियम से ट्रीट करा, उसका Mz2 बन गया, वही MgAlSiO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, और सोडियम वोडियम अलग हो गया, मतलब सोडियम अलग हो गया, मैग्नीशियम आ गया उसकी जगह। ठीक है, जैसे जैसे सोडियम अलग होता जाएगा, वैसे वैसे जियोलाइट खत्म होते जाएगा, मतलब जियोलाइट का काम खत्म होते जाएगा। ठीक है, अपना वो जो हमारा मैग्नीशियम एल्यूमिनोसिलिकेट है और जो हमारा कैल्शियम एल्यूमिनोसिलिकेट है, वो बनता रहेगा, और वो हमारे लिए वेस्ट है, तो हम उसको अलग जगह NaCl से फिर क्या ट्रीट कर लेंगे, और NaCl से ट्रीट कर देंगे, तो वहाँ से हमारा जियोलाइट क्या रीजनरेट होता रहेगा। तो वही बात लिखी है जो मैंने बोली। ठीक है, ठीक है, तो परम्यूटेड या जियोलाइट इज रीजनरेटेड फर्दर बाय ट्रीटिंग विद एन एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, यही बात लिखी है। ठीक, बताओ। ठीक, तो अपने आयन एक्सचेंज मेथड भी हो गया। एक और मेथड है अपना, इसका नाम है सिंथेटिक रेजिन मेथड। ठीक है, ये भी परमानेंट हार्डनेस के लिए रिमूव है। आजकल इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो ये मोर एफिशिएंट है किसके कंपैरिजन में, हमारा जो ऊपर जियोलाइट वाला है। ठीक है, तो मोर एफिशिएंट देन जियोलाइट प्रोसेस। ठीक है, अब कैसे करते हैं उस बात को देखो। ठीक है, ये भी चीज़ है। ठीक है, इसी के साथ का है ये, तो इसलिए और लगा दें। ठीक, तो अब चलो इधर देखते हैं, थोड़ा अगले पेज पे बताता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखो बस, ये लास्ट चीज़ है अपनी। ठीक है, तो रेजिन मेथड में क्या है, रेजिन मेथड में भी कुछ नहीं है हमारा, बस एक छोटा सा इस टाइप का है।
ठीक है, इस टाइप के हमने सेटअप सेट करा है। ठीक है, ठीक है, इस टाइप का एक सेटअप सेट करा है। ठीक है, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर से आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैटायन एक्सचेंजर है, इसको बोलते हैं कैटायन एक्सचेंजर। ठीक है, इसमें बोलते हैं एनायन एक्सचेंजर। बेसिकली जो रेजिन होता है ना, वो क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक हमारा एक तरीके से पॉलीमर ही होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही होता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर टाइप का होता है एक। ठीक है, अभी उसको हम ऐसे मान लेते हैं कैटायन एक्सचेंजर में हमारा H प्लस है और R माइनस है। R माइनस क्या है अभी हम बात करेंगे। ठीक है, और इधर क्या है, R प्लस है और इधर OH माइनस है। ठीक है, हमारा कैटायनिक एक्सचेंजर है, ये हमारा एनायनिक एक्सचेंजर है। ठीक है, यहाँ आर प्लस ओ एच माइनस है, यहाँ आर माइनस और एच प्लस है। ठीक है, कैटायन एक्सचेंजर तो एच प्लस और एनायन एक्सचेंजर तो ओ एच माइनस और साथ में आर प्लस और आर माइनस। ठीक है, आर हमारा वही रेजिन वाला चीज़ है। इधर से हमने हार्ड वाटर डाला। ठीक है, ठीक है, इधर से हार्ड वाटर डाला, तो हार्ड वाटर डाला, तो हमारे हार्ड वाटर डाला है हमने, कोई भी वाटर डाला जिसमें हमारे सपोज आयन्स है। ठीक है, हार्ड वाटर डालोगे तो हमारा हार्ड वाटर की बात करें तो हमारे मैग्नीशियम आयन है। ठीक है, कैल्शियम आयन है और एनायन भी है। ठीक है, हमारे क्लोराइड, ठीक है, सल्फेट वगैरह। ठीक है, इवन टेम्परेरी हार्डनेस वाले भी हैं, सपोज बाइकार्बोनेट है। ठीक है, और कोई हमारे कैटायन वगैरह भी हैं, सोडियम हार्डनेस नहीं, सिर्फ हमारे कोई भी कैटायन एनायन है। ठीक है, हार्डनेस वाले चाहे नॉन हार्डनेस वाले, चाहे टेम्परेरी हार्डनेस चाहे परमानेंट हार्डनेस वाले। तो कैटायन एक्सचेंजर है, तो कैटायन एक्सचेंजर है तो क्या करता है, कैटायन को ट्रैप कर लेता है, सारे कैटायन को एक्सचेंज कर देता है, किससे, H प्लस से। ठीक है, एनायन को नहीं करेगा कुछ, एनायन को नहीं छेड़ेगा, एनायन वही रहेंगे। सपोज इन सबका कोई भी कॉम्बिनेशन, मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट होंगे, तो कैटायन को सब जगह H प्लस लगा देगा। तो यहाँ से जो सोल्यूशन निकला उसमें क्या होगा, जैसे कि HCl होगा। ठीक है, आपका आपका सपोज H2SO4 होगा, कैटायन सब रख लिए, और कैटायन सब रख लिए और कैटायन की जगह क्या, सिर्फ और सिर्फ H प्लस, H2CO3। ठीक है, पानी वानी तो हो गई। ठीक है, पानी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पानी तो हो गई। बताओ, तो कैटायन में सिर्फ यहाँ से H प्लस लगा दिया। बताओ, कैटायन एक्सचेंजर ने क्या करा, H प्लस लगा दिए सभी सॉल्ट्स में और बाकी सारे कैटायन को अपने पास रख लिया, कैटायन को एक्सचेंज कर दिया। क्या बात समझ आई। ठीक, फिर क्या, फिर ये यहाँ पे आया। ठीक है, एनायन एक्सचेंजर, एनायन एक्सचेंजर क्या करेगा, एनायन को एक्सचेंज करेगा। ठीक है, यहाँ से इनके H प्लस को OH माइनस क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। H प्लस, ये सारे H प्लस देंगे, H प्लस को OH माइनस क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। सारे एसिड्स हैं, एसिड्स क्या H प्लस देंगे और OH माइनस क्या कर देंगे, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। और जो एनायन है वो सारे क्या होंगे, ट्रैप हो जाएंगे। एनायन अगर ट्रैप हो गए और H प्लस हो गए न्यूट्रलाइज, तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ वाटर ही तो बचा, प्योर वाटर बचा। प्योर वाटर और कैसा, हमारा कह सकते हैं डीमिनरलाइज वाटर। डीमिनरलाइज, कोई भी मिनरल नहीं है इसमें। बोलो, H प्लस को OH माइनस ने न्यूट्रलाइज कर दिया और एनायन ट्रैप हो गए, क्योंकि एनायन एक्सचेंजर था। बताओ, ठीक है, तो ये बचा डी, यही हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ से हार्ड वाटर डाला, वहां से हमारा डीमिनरलाइज वाटर आया। सॉफ्ट वाटर भी नहीं, डीमिनरलाइज वाटर एकदम है ही नहीं कुछ। ठीक है, कोई ना कोई है ही नहीं मिनरल। ठीक, तो अब इसको थोड़ा देखो। ठीक है, पहले बात मैं जहाँ जहाँ से दिखा रहा हूँ वहाँ वहाँ से देखो। ठीक है, अब इसको यहाँ से पढ़ो। प्योर डीमिनरलाइज वाटर यानी कि डीआयनाइज वाटर फ्री फ्रॉम ऑल soluble मिनरल salts is obtained by passing water through a cation exchanger in H plus form and an anion exchange in OH minus form resin। ठीक है, मतलब डीमिनरलाइज वाटर मिला जब हमने पहले सक्सेसफुली पास करा, पहले कैटायन एक्सचेंजर से फिर एनायन एक्सचेंजर से। बताओ, ये पैराग्राफ समझ में आया कि नहीं, बताओ। आ गया। ठीक है, वही यहाँ पे देखो, हमारा क्या, आर एच था, यानी कि H प्लस और R माइनस में था, जैसे कि मैंने बताया था H प्लस और R माइनस में। ठीक है, कोई भी हमारा मेटल आया तो कैटायन को क्या करा, यही तो हुआ। अगर आप इसको देखो,
तो क्या करा, इसका जो R माइनस था, R माइनस ने क्या, R माइनस को इसके कैटायन को, सारे जो कैटायन आ रहे होंगे ये R माइनस के साथ क्या हमारे हमारे क्या कंपाउंड बना के ट्रैप हो जाएंगे यही, ठीक है। R माइनस बेसिकली ट्रैप कर लेगा किसको, इन सारे कैटायन को, और जो भी सारे एनायन उन सब के साथ क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा। तो यही तो बात हुई। तो यहाँ पे क्या, R माइनस ने ट्रैप कर लिया किसको, कैटायन को, Mr2 बन गया, ठीक है। और हमारा H प्लस ये सभी के सभी एनायन के साथ जुड़ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, इन किन एनायन के साथ, जो इसके साथ जुड़े हुए होंगे। बताओ ये समझ आया कि नहीं, कैटायन एक्सचेंजर की रिएक्शन है ये? बोलो। यही कह रहा है ना, इन कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस H प्लस, ये H प्लस है, सो H प्लस है, H plus exchanges for sodium, calcium, magnesium जो भी present है, another cation present in water. This process result in proton release and H plus and thus makes water acidic. मतलब यहाँ से जो water निकल रहा है वो acidic है कि नहीं है। HCl, H2SO4, H2CO3 क्या क्या भरा हुआ है, सब जगह H plus लग गया, तो मतलब यहाँ से जो water निकला वो कैसा है, acidic है। बताओ है कि नहीं, यहाँ से जो water निकला वो acidic है कि नहीं है। ठीक, तो अब फिर क्या, फिर ये एनायन एक्सचेंज प्रोसेस से पास हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, ये रिएक्शन क्या लिखी है मैं समझाता हूँ अभी, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा OH माइनस है, इट एक्सचेंज फॉर एनायन Cl माइनस SO4 माइनस एक्सेट्रा प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि OH माइनस ने इनके साथ एक्सचेंज कर लिया, और OH माइनस ने क्या करा, ये सारे जो ट्रैप हो गए, और OH माइनस ने H प्लस को न्यूट्रलाइज करा, तो जो हमारा रिजल्टेंट बना वो क्या बना, हमारा डीमिनरलाइज वाटर बना। तो रिजल्टेंट जो बचा वो क्या बचा, डीमिनरलाइज वाटर बचा, ठीक है। तो अब ये समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिकली यहाँ पे जो हम R यूज करते हैं ना, ये जो R है, ठीक है, R है, ये R प्लस OH माइनस, ठीक है, ये हम जैसे कि मैंने बताया कि R रेजिन होता है, रेजिन हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे R की जगह क्या है, बेसिकली जो मैंने R लिखा था वो R क्या था, ये पूरा को मैंने R माना था, ठीक है। अब समझो, अब वो R और ये R जो इसका R है वो अलग है, ठीक है, मैंने इसको R मान लिया था, ठीक है। ये जो R है ये आपको एल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, अमीन है ना, ये R एल्काइल वाला है। मैंने जो R माना था वो ये R रेजिन वाला था, RN मान लो चलो इसे, ठीक है, रेजिन वाले को RN मान लो, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। RN ये रेजिन वाला पार्ट था, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा रेजिन वाला और हाइड्रोक्साइड आयन, तो हमारा ये जो रेजिन वाला पार्ट था कैसे बना, हमारा क्या भी प्राइमरी अमीन, कोई अमीन लिया होगा उसको वाटर के साथ, प्राइमरी अमीन ने क्या H प्लस तो एक्सेप्ट कर ही सकता है, बेसिक तो होता ही है, तो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या, फिर हमारा जो OH माइनस है, OH माइनस तो बाकियों के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। जो भी एनायन है, ये एनायन X माइनस मान लिया, कोई जनरल एनायन जो भी थे उनको X माइनस मान लिया, OH माइनस क्या करेगा, इन एनायन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि OH माइनस यहाँ आ जाएगा, X माइनस यहाँ आ जाएगा, RN क्या कर लेगा, रेजिन वाला पार्ट X को माइनस को ट्रैप कर लेगा, जैसे कि इस रेजिन वाले पार्ट ने इन कैटायन को ट्रैप करा था, ऐसे ही ये हमारा क्या था, ये हमारा इन रेजिन ने हमारे कैटायन को ट्रैप करा, ऐसे ये वाला जो हमारा रेजिन होगा ये एनायन को ट्रैप कर लेगा, तो वही बात तो है। तो इस रेजिन ने किसको ट्रैप कर लिया, एनायन को ट्रैप कर लिया, और OH माइनस को रिलीज कर दिया, और OH माइनस ने फिर हमारे H प्लस को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और डीमिनरलाइज वाटर बन गया। बताओ, ठीक, बताओ। और ऐसे ही जो हमारा इधर था, इधर ये रेजिन था, ठीक है। इधर रेजिन क्या होता है, इधर रेजिन में हमारा जो R होता है इसमें सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि जो R होता है रेजिन वाला, ये क्या होता है इसमें RSO3H होता है बेसिकली, ठीक है। H प्लस तो है, और ये RN नेगेटिव जो मैंने बोला था वो RSO3 वाला है, ठीक है। यानी कि जो RN नेगेटिव है ये क्या है, ये RSO3 माइनस है, और ये जो है ये क्या है, ये RNH3 पॉजिटिव है, ठीक है। तो बात तो वही है, कंसेप्ट तो वही है कि H प्लस ये R जो RnRSO3 माइनस वाला होगा, ये सारा क्या होगा, RSO3 माइनस एक एनायन है, सारे के सारे कैटायन को ट्रैप कर लेगा और उसको H प्लस से रिप्लेस हो जाएगा, और सारे के सारे कैटायन H प्लस से रिप्लेस हो जाएंगे, और H प्लस क्या हमारा वाटर क्या रहेगा, एसिडिक बन जाएगा। फिर एनायन एक्सचेंजर में पास होगा, वहाँ जो RNH3 पॉजिटिव वाला जो हमारा है ये सारे के सारे
एनायन को ट्रैप कर लेगा और OH माइनस रिप्लेस हो जाएंगे और OH माइनस H प्लस को न्यूट्रलाइज करके डीमिनरलाइज वाटर तैयार कर देगा अपना। बताओ, आई बात समझ में? ठीक, अब ये तो हुआ डीमिनरलाइज वाटर को ले, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और होती है कि हम RSO3H की जगह अगर हम RSO3H RH यहाँ पे लिया था, RH को अगर हम NaCl से ट्रीट कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, Na प्लस H प्लस को रिप्लेस कर देगा तो हमारा क्या RNA बन जाएगा, ठीक है। RNA अगर हम RH की जगह RNA ले लें, मतलब इसी को हमने NaCl से अंदर ऐसे कुछ मेथड कर दिया कि हम NaCl से रिएक्ट कर रहा है RH, तो RNA बन रहा है। और RNA अगर बन रहा है तो क्या फिर जो हमारे H प्लस अभी चेंज हो रहा था कैटायन से सारे, अब H प्लस की जगह कौन चेंज होगा, Na प्लस चेंज होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से। बताओ, अगर RH की जगह RNA ले ले तो H प्लस पहले कैटायन से चेंज हो रहा था, अब कौन चेंज होगा, Na प्लस चेंज होगा कैटायन कैल्शियम और मैग्नीशियम से। बताओ, तो RNA लेना ठीक भी है क्योंकि सोडियम इज नॉट द आयन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हार्डनेस। अगर RH ले रहे हैं तो हमें डीमिनरलाइज वाटर मिल रहा है एकदम, लेकिन RNA लेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या सोडियम वोडियम आ जाएंगे, ठीक है, सोडियम वोडियम आ जाएंगे, फिर इसमें डीमिनरलाइज नहीं होगा एकदम और सारे मिनरल नहीं हटे होंगे, हमारा सोडियम वाले आयंस प्रेजेंट होंगे, सोडियम वाले आयन प्रेजेंट होंगे तो वाटर सॉफ्ट तो बन जाएगा लेकिन डीमिनरलाइज नहीं होगा। तो RNA ले लोगे तो सॉफ्ट बनेगा, RH ले लोगे तो डीमिनरलाइज बन जाएगा। और RNA कैसे लेते हैं वो भी लिखा हुआ है, देखो क्या करते हैं, RNA करते हैं बाय ट्रीटिंग विद NaCl, ठीक है। तो इट इज चेंज टू RNA by treating it with NaCl. The resin exchanges sodium ion with calcium and magnesium ion present in hard water to make water soft. तो इससे वाटर सॉफ्ट तो बन जाता है। और R क्या है, रेजिन एनायन है, जो मैंने RN बोला, ये रेजिन एनायन, ठीक है, वही R, ये वाला R यहाँ पे जो है RN वाला है, RN, ठीक है, रेजिन एनायन। बताओ, और रिएक्शन वही होगी उसी टाइप से। देखो अब RN कर रहा है अगर हमारा, तो RN भी देखो ऐसे करेगा, क्या करेगा, RNA हमारा इसकी जगह क्या सोडियम क्या रिप्लेस कर देगा, मेटल को रिप्लेस कर देगा, सारी कैटायंस को। और ये वाले सारे कैटायन को कौन ट्रैप कर लेगा, ये हमारा रेजिन एनायन वाला ट्रैप कर लेगा, रेजिन एनायन ट्रैप कर लेगा, RSO3 माइनस वाले सारे कैटायन को ट्रैप कर लेगा, सोडियम हमारे सारे एनायंस के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे सब जगह NaCl Na2SO4 H2CO3, और वाटर तो ऐसे ही रहेगा, वाटर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, वाटर तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वाटर का आयनाइजेशन तो होता ही नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ठीक। तो RNA लोगे तो सॉफ्ट वाटर मिलेगा, कुछ आयंस प्रेजेंट होंगे, RH लोगे तो एकदम डीमिनरलाइज डीआयनाइज वाटर मिलेगा, ठीक। इस बात को मिटा देता हूँ, बात समझ आ गई? ठीक, ये चीज़ हो गई, ये भी अपनी बात हो गई। हाँ, ये लास्ट में लिखा हुआ है कि आप जो कैटायन और एनायन आपका जो आपका ये एक्सचेंज है, अगर ये जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा, यानी कि आपका ये ख़त्म होता जाएगा एनायन आपका कैटायन, ये पूरा एक्सचेंज है, क्योंकि ये आपके क्या ट्रैप करता जाएगा, एनायन को ट्रैप करता जाएगा, ये कैटायन को ट्रैप करता जाएगा, तो एक टाइम बाद ये खत्म होता जाएगा, OH माइनस H प्लस को न्यूट्रलाइज करता जाएगा, या H प्लस इसे रिप्लेस करता जाएगा, किसको, कैटायंस को रिप्लेस करता जाएगा। तो आपको किससे इसे आपको ट्रीट करना पड़ेगा, डाइल्यूट एसिड और एल्कली से। क्यों ट्रीट करना पड़ेगा, कैटायन वाले को एसिड से इसलिए ट्रीट करेंगे क्योंकि यहाँ H प्लस दोबारा बनता जाएगा, ठीक है, और एनायन वाले को डाइल्यूट बेस से इसलिए ट्रीट करेंगे, यहाँ OH माइनस मिलता जाएगा, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर इसे रीजनरेट करना है तो हम इसे कैटायन वाले को डाइल्यूट एसिड से ट्रीट करते रहेंगे और एनायन वाले को डाइल्यूट एल्कली सोल्यूशन से ट्रीट करते रहेंगे, ये बात हो गई, ठीक है। इसे भी मिटा देता हूँ, ठीक। अब ये बात हो गई, तो यहाँ पे हमारी हार्डनेस खत्म हुआ, लेकिन एक बार हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा इनऑर्गेनिक की बात हुई, अब वापस आओ थोड़ा फिजिकल पे, ठीक है। तो फिजिकल पे वापस आओ, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सैंपल ऑफ हार्ड वाटर दिया है, मैग्नीशियम इतने हमें mg कैल्शियम आयन दिया पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 वुड बी रिक्वायर्ड टू सॉफ्टन 1 लीटर ऑफ
सैंपल। तो वही देखो 1 लीटर सैंपल है, मतलब 1 लीटर सैंपल में क्या 20 मिलीग्राम कैल्शियम है, 20 मिलीग्राम कैल्शियम है। 1 लीटर सैंपल में 20 मिलीग्राम कैल्शियम है, इसका क्या मतलब है, कैल्शियम आयन है। हमें क्या निकालना है कि कैल्शियम आयन की रिएक्शन किससे Na2CO3 के साथ करा रहे हैं, तो अगर अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट्स तो इक्वल ही होंगे। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 और मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम ये तो बराबर ही होंगे ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। आपको हार्डनेस रिमूव करोगे तो ठीक है, देखी थी ना वॉशिंग सोडा के साथ। और अभी क्या बताना है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 बताना है, तो किसके बराबर होंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम के बराबर होंगे। कैसे निकालोगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम, हमें मास ऑफ कैल्शियम आयन पता है 20 मिलीग्राम। ठीक है, तो मिलीग्राम में रहने क्योंकि मिली इक्विवेलेंट ही निकालना है। मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन निकाल लिए मोलर मास से डिवाइड करके इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है, 2 है, साफ दिख रहा है। ठीक है, तो क्या आ गया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम आ गए, और यही क्या होंगे हमारे मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो कितना हो गया है, 1 मिली इक्विवेलेंट आ गया, यानी कि हमारा डी ऑप्शन आ गया। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक, ये करो। हमें क्या कह रहा है, कंसिडर टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, खाली कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से हमें कंसिडर करनी है अब। ठीक है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हार्ड वाटर इज 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, मतलब डेंसिटी दी हुई है इसकी कितनी, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि याद है कौन सा वाला कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि लाइम वाले की बात करें। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर 10 की पावर 6 लीटर ऑफ वाटर टू रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, ऑफ 1000 ppm। ठीक है, मतलब हमें डिग्री ऑफ हार्डनेस दी हुई है 1000 ppm। ठीक है, अगर 1000 ppm दी हुई है डिग्री ऑफ हार्डनेस, तो इसका क्या मतलब है कि मतलब इक्वलेंट कितना मास है CaCO3 का, यानी कि 1000 ग्राम CaCO3 है, जो इक्वलेंट मास जो था किसमें 10 की पावर 6 ग्राम वाटर में। याद करो ppm यही तो होता था। ठीक है, मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और सल्यूट यहाँ पे क्या था, हार्डनेस के केस में हम क्या मानते थे, CaCO3, तो 1000 ग्राम CaCO3 से इतने पानी में। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर 10 की पावर 6 ग्राम वाटर में हमारा कितना CaCO3 है, 1000 ग्राम CaCO3 है। ठीक है, कह सकते हैं। अब हमें किसमें 10 की पावर 6 लीटर पानी में बह रहा है, 10 की पावर 6 लीटर पानी में अगर हमसे कह रहा है वो, और डेंसिटी भी दी है 1, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, मतलब डेंसिटी दी है कितनी होगी 1 ग्राम पर सीसी, यानी कि 10 की पावर 6 लीटर है, मतलब ml कितना है 10 की पावर 9 ml है, तो यानी कि ग्राम भी कितना है पानी, 10 की पावर 9 ग्राम पानी है। ठीक है, तो इतने में निकालने कितनी होगी कैल्शियम कार्बोनेट, 10 की पावर 9 ग्राम पानी में कितना होगा, फिर निकाल लो इसे सिंपली। ठीक है, तो ये निकालोगे तो कितना आएगा, 10 की पावर 6 में जब 1000 ग्राम है तो 10 की पावर 9 में कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 ग्राम CaCO3 हो जाएगा, या इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 इन 10 की पावर 6 लीटर ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, अब इसके क्या निकाल लें, मोल्स निकाल लें, इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ CaCO3। तो इक्विवेलेंट मोल्स कितने हो जाएंगे, इसे डिवाइड कर दो आप किससे, 100 ग्राम पर मोल से, तो 10 की पावर 4 मोल्स आ गए किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, और 10 की पावर 4 मोल्स आ गए कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ये क्या आ गए मेरे पास, इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ CaCO3, और इतने ही मोल्स कितने किसके होंगे, हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स के। इतने ही मोल्स किसके होंगे, हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट के, और हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट कौन सा है अभी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के भी कितने मोल्स हो जाएंगे, देयरफॉर कैल्शियम बाइकार्बोनेट के भी कितने मोल्स हो गए, 10 की पावर 4 मोल्स हो गए। ठीक है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के भी 4 मोल्स हो जाएंगे, 10 की पावर 4 मोल्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट मोल्स निकाल लिए ना कैल्शियम कार्बोनेट के, तो जितने हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है, और यहाँ पे हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट सिर्फ एक ही है
क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो उसके भी इतने मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे हम, इससे हार्डनेस पे जा रहे थे। ठीक है, अब हार्डनेस से इस पे आए हैं, उल्टा कराए। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ CaO रिक्वायर्ड है क्या इसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। तो बताओ क्या करें, क्या इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दें। अरे बोलो भाई, क्या इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दिया जाए, तो कर दो इक्विवेलेंट इक्वेट। तो नाउ इक्विवेलेंट ऑफ किस किस के, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बढ़िया से इक्वेट कर दो। क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कितने मोल, 10⁴ मोल, और एन फैक्टर कितना, 2, तो ये हो गया। और कैल्शियम ऑक्साइड के भी एन फैक्टर तो 2 ही, और मोल्स कितना, मास हमें निकालना है, इसका मास मान लो W मान लो, अपॉन मोलर मास इसका 56। ठीक है, इंटू एन फैक्टर 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका मास ऑफ CaO आ जाएगा, कितना आएगा, 5.6 इंटू 10⁵ ग्राम। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सिंपली लगाना था, कुछ नहीं करना था। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया, क्या आंसर आ गया, C ऑप्शन आ गया। बताओ कोई दिक्कत, हार्डनेस से बस पहुंच गए कि कितने मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिए होंगे, और उससे फिर हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दिया। बताओ कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी खत्म हुआ और रिडॉक्स रिएक्शन भी खत्म हुआ, हार्डनेस भी खत्म हुई, पूरा ये चैप्टर समाप्त हो गया। सब चीज़ हमने अच्छे से देख ली। अब बेसिक बोर्ड्स लेवल से लेके जे एडवांस लेवल तक कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, सब क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस करोगे तो उस हिसाब से आगे बेटर होते जाओगे। ठीक है, तो चैप्टर खत्म हुआ, बाय बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर में।